ओके। नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बिस्ट, मेरे साथ यूके टाइम्स से यशोदा जोशी जी। जी, तो जय उत्तराखंड। आज हम आए हैं लाइव ताकि आपके कुछ बहुत सारी जनता है जो जानना चाहती है वन यूके के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे आपके उत्तर देने का समय पर। जी मैम। जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। जितने भी व्यूवर्स हैं, सबसे पहले उनको मैं नवरात्रों की और दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं वन यूके टीम के फाउंडर दिनेश बिष्ट जी। तो मैं जय उत्तराखंड। मैं सबसे पहले जो हर किसी से मेरा एक क्वेश्चन रहता है, सबको मालूम रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेरी एक ड्यूटी रहती है कि सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगी और बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी, वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा मैम। एक्चुअली मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर मेरे कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम है। लैपटॉप में जो कैमरा है वो उसकी अच्छा नहीं है ज्यादा। तो मेरा नाम, पूरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट है। एक छोटी सी फैमिली है, एक बीबी है, दो बच्चे हैं। बीबी एक ही है दो बच्चे हैं। माता पिता हैं। मैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 में रहता हूँ, और उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला है, द्वाराहाट ब्लॉक है, वहां पर बगवाली पोखर एक जगह है। गांव है कनल गांव। मैं वहां से हूँ। प्रोफेशन से मैं एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और 40+ ईयर्स मेरी एज है। और काफी समय से सोशल सर्विस में हूँ, करीब 10 साल से ऊपर हो गए समाज सेवा करते हुए। यही छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है। जी मैम। जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने इस टीम की शुरुआत की है, तो मैं उसी टीम के बारे में जानना चाहूंगी कि वन यूके टीम है क्या और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। इस बारे में आप जरा कुछ बताएं, जिनको जी जी नहीं जी। मालूम उनको भी पता रहे। जी मैम, देखिए मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड के अंदर जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो 52,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं। और जो जो एक्टिव संस्थाएं हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है, वो करीब 45,000 संस्थाएं हैं। और दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, करीब 2,000 से ऊपर हैं। तो जी ये इतनी सारी संस्थाएं होने के बाद कई लोग बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं बनी के, तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल एक अलग है। हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके कार्य कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों का जन जागरण कर रहे हैं। जिस दिन लोग जागरूक हो गए, उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मैं उसका कारण ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे विदेश में रहा, मैं फ्रांस में रहा, इंग्लैंड में रहा, तो वहां पर जाकर देखा कि वहां की लाइफ और लोगों की इज्जत और ये पूरा माहौल ही अलग है, बिल्कुल अलग माहौल है। और जब हम अपने इंडिया में आके देखते हैं कि यहाँ का माहौल अलग है, तो बजाय ये कहने के कि हमें अपने देश, हमारा देश ऐसा, हमारा देश वैसा, क्यों ना हम अपने अपने लोगों को, अपने देश को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। तो कहीं से तो शुरुआत करनी थी, और इतनी सारी संस्थाएं हैं। 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए। और अगर मैं गांव की बात करूं, 16,700 कुछ गांव हैं उत्तराखंड के अंदर। और संस्थाएं हमारी हैं जो, और उसमें कुछ उजाड़ हो गए, तो जो जो गांव रह गए, 15,000 गांव रह गए हमारे उत्तराखंड के अंदर, जी जी जहां जी पर लोग रहते हैं, जो वीरान नहीं है। तो एक उत्तराखंड के अंदर 45,000 संस्थाएं, एक गांव पर 3 संस्थाएं, और फिर भी विकास नहीं होता। हमारे बच्चे आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये तो बहुत सोचने का विषय है। तो मैं जी भी ये जी सोचता था, मैंने कहा क्यों हमारा उत्तराखंड, क्योंकि शुरुआत करनी है, हम पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। तो शुरुआत के लिए, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है, वहां पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो हमने कहा क्यों ना उत्तराखंड से शुरुआत की जाए। तो जब उत्तराखंड से शुरुआत करने के लिए आए, तो देखा कि संस्थाएं कितनी जो काम कर रही हैं। देख के मैं हैरान रह गया कि 45,000 से ज्यादा संस्थाएं, 15,000 गांव, एक गांव पे 3 संस्था, और फिर भी एक संस्था, काम नहीं हो अगर पा रहा। 3 संस्था मिलकर भी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले उत्तराखंड के एक गांव से, तो बच्चा कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज जो भी हमारे उत्तराखंडी लोग बड़े लेवल पे पहुंचे, वो सारे शहर में सेटल थे। इक्का दुक्का कुछ बंदे उत्तराखंड में होंगे जो सेटल होंगे, लेकिन उसके बाद से तो ऐसा लगा कि उत्तराखंड के अंदर मतलब कुछ बचा ही नहीं है। 60% आबादी उत्तराखंड छोड़ के जा चुकी है। जी सिक्सटी जी परसेंट आबादी, 2.25 करोड़ की आबादी में से करीब 1 करोड़ की जनसंख्या वहां पर है। और जो खासकर पहाड़ी लोग जिन्होंने आंदोलन किया था, हम उनकी अगर बात करते हैं, तो वो मात्र 65-70 लाख रह गए हैं। तो वन यूके बनाने का उद्देश्य ये था कि जो काम इतनी 45,000 संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, जो 20 साल से नहीं हो पा रहा। उससे पहले भी संस्थाएं थी, जब जब
उत्तराखंड राज्य अलग राज्य नहीं बना था, उससे पहले उत्तर प्रदेश में था, तब भी बहुत सारी संस्थाएं थी। लेकिन जब जब हमने देखा पलायन का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, पलायन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, विकास का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, तो सोचा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो देश जो है, वो जो राज्य है, उन देशों के वहां पर इतने डेवलप्ड लोग हैं, क्या मानसिकता है, किस तरीके से कार्य करते हैं। तो वो जो कंपैरिजन करके देखा, समझा, तो ये लगा कि नहीं यार, हमें यहाँ पर एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो लोगों के अंदर जागरूकता लेके आए, जो लोगों को बताए कि जिस दिन आप जागरूक हो गए, अपने अधिकारों की मांग करने लग गए, तो स्वतः ही अपने आप ही विकास हो जाएगा। आज अगर आप अपने विधायक से, अपने ग्राम प्रधान से क्वेश्चन नहीं पूछते हो, आप क्या हम नहीं पूछते हैं, तो ये हमारी गलती है। हम जिस दिन हम भले बनने के चक्कर में रह जाते हैं, हमें भला बनना है। तो हमारी वन यूके संस्था जो बनाई, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो काम आज तक कोई संस्था नहीं कर पाई या शायद उनका वो डोमेन नहीं था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं क्षमा चाहूंगा कि नहीं कर पाई नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि शायद उन्होंने इस तरफ नहीं देखा, क्योंकि स्वरोजगार बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, वो उस संस्थाएं अपनी जगह अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन जो जागरूकता वाला काम था, जहां पर इस तरह की जिम्मेदारी थी कि भाई नई पॉलिटिक्स के अंदर हो चाहे समाज सेवा के अंदर हो, लोग हमारे जागरूक होने चाहिए, उस टाइम पर ये संस्था बनाई गई। ये संस्था बनाई कि हाँ, अब इसकी बहुत आवश्यकता है, जहां पे लोग जागरूक हों, आज अपने अधिकार की बात करें, आज रोजगार की बात करें, आज शिक्षा की बात करें, आज हमारे भूमि कानून की बात करें। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जी जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई जो हमारी संस्थाएं हैं वो काम अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे कुछ कमी रह जा रही होगी कि वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसी से है कि हमारा उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई संस्थाएं इस पर काम कर चुकी हैं, कर रही हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है कि वो हमारे उत्तराखंड को उस तरीके से बदल सके जिस तरीके से हम उसको बदलना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम भी इस पर काम कर रहे हैं, तो आपको या हमारी संस्था को भी इस पे कितना वक्त लग सकता है कि हम इस तरीके का बदलाव अपने उत्तराखंड के लिए ला सकते हैं? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मैम। एक्चुअली इसमें क्या है कि जब हम एक बदलाव की बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बदलाव, तो पूरे राज्य के अंदर बदलाव चाहिए हमें। मैं अगर अपने गांव में काम करता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग के फोन भी आते हैं, वैसे भी बात होती है, वो बोलते हैं कि यार आप अपने गांव से शुरुआत करो। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में या मैं अपने गांव के लिए काम कर लूं और या फिर मैं पूरे उत्तराखंड के लिए काम कर लूं। तो कुछ लोग ये कहते हैं पूरे देश के लिए क्यों नहीं, तो मैंने बोला कि हर चीज का एक दायरा है, हम किस लेवल पे। बहुत सारे लोग हैं जो एक गांव ग्राम स्तर पे काम करते हैं, कुछ ब्लॉक स्तर पे करते हैं, कुछ जिला स्तर पे करते हैं, हम राज्य स्तर पे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो उत्तराखंड के एक कोने में, जो उत्तरकाशी के पुरवल्लो ब्लॉक के अंदर हो, वो अल्मोड़ा के द्वाराहाट के अंदर भी वही बदलाव आए, वही परिवर्तन आए। परिवर्तन मतलब सकारात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जो आपने बोला कितना टाइम लग सकता है, तो इसका ये बहुत आसान है अगर समझने वाली बात है। आज उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारे रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वरोजगार के नाम पर धोखा हो रहा है। अभी लेटेस्ट आप देख ही रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पे चला, आनंद जी हैं हमारे वन यूके टीम से जुड़े भी हुए हैं, तो 6 महीने से लोन के चक्कर काट रहे हैं। फाइनली जाके उनको बोला गया कि आप तो एलिजिबल ही नहीं हो लोन के लिए, क्योंकि आपके पास ये स्किल सेट नहीं है। ये क्या 6 महीने बाद बैंक को पता चला? ये क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? तो ये क्योंकि हमारे लोग ठीक से अगर जागरूक होते, तरीके से कार्य करने समझने वाले होते, कार्यप्रणाली बार बार क्वेश्चन पूछने वाले, तब काम होता। अब वो एक बेचारा आनंद जी गए, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी सबको दी कि मैं बैंक में गया, सरकारी डिपार्टमेंट में गया, 6 महीने तक इधर से उधर भगा रहे हैं, और फाइनली जाके बोलते हैं आप एलिजिबल नहीं है। ये तो पहले दिन जिस दिन फॉर्म भरा था उसी दिन उनको पता चल जाना चाहिए एलिजिबल है कि नहीं है। ये सब धोखे वाली बात है। तो आज उत्तराखंड में 53,500 करोड़ से ऊपर का बजट है। 53,500 करोड़, मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट है। मतलब आप समझिए कि उत्तराखंड बहुत आसानी से खुशहाल हो सकता है, 1 साल का बजट है बहुत आराम से। तो जो टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं हमारी जो मांग है उत्तराखंड सरकार से ये है कि आप एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दीजिए। ये एक योजना है। जिस तरह से एक योजना आती है कि हम उत्तराखंड सरकार बोलती है स्वरोजगार के लिए हम 2,000 करोड़ का बजट देंगे, ठीक है, हम SC/ST के लिए 2,500 करोड़ का बजट देंगे। इनफैक्ट इन्होंने तो मदरसों के लिए भी बजट कर रखा, माइनॉरिटीज के लिए भी इन्होंने अलग से बजट निकाल के रखा है। हर चीज के लिए इन्होंने बजट निकाल दिया, पैसा निकाल के साइड कर दिया। और SC/ST मतलब ये समाज में भेदभाव तो ये सरकार ही करती है, पॉलिटिशियन लोग ही करते हैं। भेदभाव हम तो नहीं चाहते भेदभाव हो। तो अगर हमारी मांग पूरी होती है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, तो होगा क्या कि हर परिवार सक्षम हो जाएगा कि हाँ अपने गांव में रहेगा, आसपास नौकरी मिलेगी। और नौकरी क्या मिलनी चाहिए, इसके ऊपर हम ऑलरेडी सरकार को एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान दे चुके हैं हाई लेवल पे
कि ये कार्य हम उत्तराखंड के अंदर किए जा सकते हैं। तो ये जो 10,000 रुपए मिलेगा, इससे परचेसिंग पावर बढ़ती है। आज मैं अपने बच्चे को उत्तराखंड में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों? वहां पे अच्छे स्कूल नहीं है। आज मैं अपने माता पिताजी को उत्तराखंड में नहीं रख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोड, ये सब नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जहां भी लोग नहीं होंगे वहां सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। जहां पर लोग नहीं होंगे वहां सुविधाएं कभी नहीं दी जाती। तो आप भी जैसे दिल्ली में हैं या किसी और क्षेत्र में जाएंगे, आज से आप 20 साल पहले जिस भी क्षेत्र में रहते थे, आप सोचें जहां भी हैं, तो 20 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था। 20 साल बाद इतने लोग आ गए, अब वहां पे मेट्रो भी आने लग गई, वहां पे बिजली भी आ गई, पानी भी आ गई, सड़क भी बन गई। क्यों? क्योंकि जहां लोग पहुंचे वहां वोटर्स पहुंच गए, और जहां वोटर्स पहुंच गए वहां नेताओं की आंखें खुल जाती है। तो आज हम इन नेताओं यही बता रहे हैं कि जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे हैं, टाइमलाइन ये है कि जब हमारे उत्तराखंडी लोग जागरूक होकर, मैं तो चाहता हूं आज 2 लाख लोग जागरूक हो जाएं। हमें क्या है, 50 पैसे का 1 रुपए का पोस्ट कार्ड आता है, वहां से डालना है मुख्यमंत्री जी को कि हमारी ये मांग है। सोशल मीडिया पे जिस दिन 2 लाख लोग एक्टिवेट हो गए, वो सारे एक्टिव रह गए। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर हमें यहां से उत्तराखंड सरकार ने एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी, तो उसके बाद हम आपको सत्ता से हटा देंगे, आपको वोट नहीं देंगे, लोकल विधायक को बोल दें। तो ये हम क्योंकि पूरे उत्तराखंड स्तर पे जाते हैं, इसलिए ये उत्तराखंड स्तर की प्लानिंग है, मैं ग्राम स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब ये 2 लाख लोग कब जागरूक होंगे? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है 2 लाख लोगों को जागरूक करने का। अब ये 2 लाख लोग हो सकता है कि अगले 1 महीने के अंदर जागरूक हो जाए, हो सकता है अगले 2 महीने के अंदर जागरूक हो जाए, हो सकता है 6 महीने के अंदर जागरूक हो। और हम सरकार को एक ज्ञापन देके क्लियर बोलने वाले हैं, हमारी सरकार से हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार अभी हम सरकार के समर्थन में काम कर रहे हैं। आज के टाइम पर भाजपा की सरकार है, हमने सारे विधायकों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से फोन करके भी बोला कि आप ये हमारी जो मांगे इनको पूरा कीजिए। तो ये अगर सरकार हमारी बात मान लेती है, आज तो हम समर्थन में जा रहे हैं। हम सरकार को कह रहे हैं, हम जो उत्तराखंड सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम कहते हैं आप हमसे वोट लो, खुल के लो, हम पूरी कैंपेनिंग करेंगे। आज हमारे वन्युकी के साथ 20,000 लोग के आसपास डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट मतलब मेरे साथ मेरे ग्रुप में मुझे जानते हैं, ऐसे ही हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ लोग जुड़े। तो हम कहते हैं उत्तराखंड सरकार को, हमसे आप वोट लीजिए, आप ये हमारी मांग पूरी कीजिए, हमसे वोट लीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते, हम भी उनको एक टाइमलाइन देने वाले हैं, उसके बाद केवल विरोध होगा, और टाइमलाइन ये है कि अभी विधानसभा का सेशन अगला शुरू होने वाला है। अभी जनवरी में फरवरी मार्च में शुरू होगा, और उसके बाद एक सेशन और आएगा। तो मिड टर्म सेशन जो भी जून जुलाई में जब भी इनका होगा, उसके बाद हम टाइम नहीं देने वाले, तब तक का टाइम है सरकार के पास। और हम जागरूकता का जो अभियान चला रहे हैं, हम यही चला रहे हैं, अच्छा काम सरकार करती है सरकार का सपोर्ट करो, और गलत काम करती है तो उनका विरोध करो। और हम अपनी मांग आप बिल्कुल आसानी से, अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से, जायज तरीके से उठा रहे हैं। तो टाइमलाइन हमारी यही है कि पहली टाइमलाइन तो सरकार को हम देने वाले हैं कि जी आप इतने तारीख तक जो भी आपका सेशन आएगा, सारे विधायकों को भी हम ये रेगुलर मैसेज भेज रहे हैं कि आपको ये मांग उठानी पड़ेगी। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको कब्जा दिया जा रहा है, भूमि कानून पिछले साल सरकार ने बदल दिया, ये किस उत्तराखंड के हितकारी कोई नीति नहीं है। लेकिन हम मान सकते हैं कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, कहीं कोई गलत गाइडेंस में अंडर में दिया होगा। जो उनका पैनल था, शायद उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो शायद नॉन उत्तराखंडी थे, जिन्होंने बोला कि भाई उत्तराखंड से भूमि कानून जैसे हिमाचल में है कि वहां पे आप बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, उत्तराखंड में उल्टा कर दिया कि कोई भी आके जितनी मर्जी जमीन खरीद सकता है। बहुत गलत है। ये बढ़ावा किसने दिया? ये बढ़ावा आम जनता ने नहीं दिया, सरकार ने पॉलिसी ऐसी बनाई। अब आम आदमी तो उत्तराखंड का गरीब है, वो कहता है मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ यार, मैं अपना एक खेत बेच देता हूँ। अब खेत बेच रहा है भाई, पहाड़ी आदमी ले रहा है 1 लाख रुपए में, बाहर का आदमी आके लेता है 1.5 लाख रुपए में, तो बोलेगा 50,000 रुपए ज्यादा मिल रहे, चलो इसको दे देता हूँ। लेकिन उससे कितनी विषम परिस्थिति में हमारा उत्तराखंड जा रहा है, उत्तराखंडी लोग जा रहे हैं कि पूरी संस्कृति बदल रही है। तो आर्टिकल 29 संविधान का कहता है कि अपनी संस्कृति बचाने के लिए आप आर्टिकल 371 जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो उत्तराखंड का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की तरह है, जो ज्योग्राफी है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की तरह है। हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन आ जाए, बिल्कुल जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भूमि कानून है, ऐसी भूमि कानून उत्तराखंड में आ जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स रियली पॉसिबल, क्योंकि पिछले साल विधानसभा के अंदर बिल पास किया था बहुमत का प्रयोग करके। हम भी ये चाहते हैं इसी बहुमत का प्रयोग करके वो बिल जो है वो हिमाचल जैसा बनाया जाए। और कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना, वो कॉपी पेस्ट करना है, बस खत्म, कोई टेंशन नहीं।
सिक्किम वाला जो हम बोल रहे हैं, एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट। इसके अलावा हमारी जो तीसरी मांग है, जो हमारी मांग है मूल निवास 1950 की, क्योंकि ये भूमि कानून जो है मूल निवासी ही आपस में जमीन खरीद बेच सकते हैं, और जो नौकरी मिलेगी ये भी मूल निवासियों को मिलेगी। तो ये जो काम है, ये सरकार अपने बहुमत का प्रयोग करके, विधायक जो है विधानसभा के अंदर, ये आसानी से काम हो सकता है। हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं करी है जो हो ही नहीं सकती, कहीं ऊपर से उतर के आ गई है। सिक्किम के अंदर एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, आप भी दे सकते हो। 2-3 स्टेट और भी हैं जो करना चाहते हैं, ये इंप्लीमेंट करने वाले। दूसरा, हमने बोला कि भूमि कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑलरेडी है, आप भी कर सकते हो। ईस्टर्न जितने भी सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सारी जगह पर ये आर्टिकल 371 लगा, भूमि कानून लगा हुआ। आप वहां पे जाके जमीन नहीं खरीद सकते हो, लीज पर लो, आओ, वेलकम है, बिजनेस करो, रहना है रहो, जॉब करनी जॉब करो। लेकिन उत्तराखंड के अंदर उस टाइम पर कोई व्यक्ति गंदगी करता है, जो बाहर से आकर लीज पर हमारी देवभूमि को गंदा करने की कोशिश करते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका क्वार्टरली, 6 मंथ में, 1 मंथ में, 1 ईयर में रिव्यू हो, और उसमें अगर पाते हैं इसके अगेंस्ट कोई पुलिस कंप्लेंट किया, इसने कोई दंगा किया, उसको उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा, परमानेंटली बाहर। तो इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए और हर स्टेट में होनी चाहिए। हम केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं। ऐसा मॉडल स्टेट, क्यों मैं ये क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि विदेश में हमने देखा कि इस तरह की पॉलिसीज हैं, इस तरह से लोग कार्य करते हैं, कानून इतना स्ट्रांग है। और यहाँ पर तो 26 साल हो गए हमारे उत्तराखंडी को न्याय नहीं मिला। क्या, किस बात की सुप्रीम कोर्ट और किस बात की केंद्र सरकार, किस बात की हमारी राज्य सरकार, किस बात की अज्ञानता की कमी है, अज्ञानता की कमी है। तो ये जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं। इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो टाइमलाइन में मैंने आपको बताया मैम, जिस दिन 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, जिस दिन 2 लाख लोगों ने बोला दिनेश भाई वन यू की टीम, हम वन यू की टीम के साथ हैं, आप जहां बोलोगे वहां वोट डालेंगे, जिस दिन ये बात आ गई, विश्वास होना चाहिए कि बस ये काम अच्छा होगा, विश्वास होना चाहिए। जिस दिन ये विश्वास आ गया, जहां बोलोगे वहां वोट डाल देंगे, उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार, और हम इसी सरकार की तारीफ करेंगे ना, हम बीजेपी सरकार की तारीफ करेंगे कि आप ऐसी पॉलिसीज लेके आए, और नहीं लेके आओगे तो उन्हीं 2 लाख लोगों को ये करना पड़ेगा कि इस सरकार का विरोध करें। फिर हम देखेंगे कि हमें किन लोगों को आगे लेके आना है। तो इस तरह का ये लेके विश्वास करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए लोगों पे, अपने लोगों पे, हाँ हम कुछ करना चाहते हैं। तो टाइमलाइन मैम इतनी है कि लोग कितने इकट्ठे हो गए, 2022 में इलेक्शन है, 2021 के आखिर तक हमारा उत्तराखंड समृद्ध बन सकता है, खुशहाल बन सकता है, केवल इन 3 पॉलिसी, केवल 3 पॉलिसी। और इसके लिए हमें एकजुट होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि दिनेश जी ने बोला है कि हमें, हमारा जो एक मुहिम सा है कि हमें अपने साथ 2 लाख उत्तराखंडी भाई जिस दिन हमारे साथ जुड़ गए, तो जो हम मांग करना चाहेंगे वो जरूर पूरी होगी। तो मैं सारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी आज की चर्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि औरों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके कि जिस तरह की हमने मुहिम चलाई है वो पूरी हो सके। दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी वन यूके टीम जो है वो काफी प्लान्स कर रही है, उस पर काम भी कर रही है, तो वन यूके टीम के जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस बारे में भी आप कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए नए व्यूवर्स के लिए। जी 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 जी, हम बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में, मैं खुद मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुका हूँ, मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा, तो आईटी मेरा बैकग्राउंड है। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे अन्य लोग जुड़े हैं जो अच्छी कंपनीज में काम कर चुके हैं, बड़े संगठन में काम कर चुके हैं, समाज सेवी रह चुके हैं, आरएसएस में काम करने वाले लोग हमारे साथ हैं, कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले लोग हमारे साथ हैं। वो समझते हैं इन चीजों को, वो समझते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और लोगों का विश्वास भी जीतना होता है। हम जब तक अच्छे काम नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, है ना? जी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि हमारी एक केंद्र की टीम है, एक केंद्रीय टीम है जिसमें 5 लोग हैं। मैं हूँ, मैं वैसे संस्थापक हूँ वन यूके का, लेकिन उस केंद्रीय टीम के अंदर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे अध्यक्ष जो हैं वो श्री अजय बिष्ट जी हैं। साथ में हमारे उपाध्यक्ष एक है राजेंद्र शर्मा जी, दूसरे उपाध्यक्ष हैं हमारे। तो हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसमें उसके अंदर एक प्रेसिडेंट है, 3 वाइस प्रेसिडेंट है और एक कोऑर्डिनेटर है। तो वन यूके टीम के जो अध्यक्ष हैं श्री अजय बिष्ट जी हैं, श्री शंकर सती जी जो है वो हमारे उपाध्यक्ष हैं, दूसरे उपाध्यक्ष जसपाल भंडारी जी, तीसरे उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा जी, और 5वां जो मैं बचा, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ वन यूके टीम का। उसके बाद केंद्रीय टीम के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उत्तराखंड के अंदर है। मेरा वोटर आईडी कार्ड भी मैंने उत्तराखंड में बना लिया है, हमने मुहिम भी चला रखी है, किसी को भी वोटर आईडी कार्ड बनाना हो तो हम बता सकते हैं। तो जो भी हमारी केंद्रीय टीम है, केंद्रीय टीम के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल का मतलब हम ऊपर नीचे की बात नहीं करते, हम जिम्मेदारी की बात है। वो मंडल का है, 3 मंडल बना रखे हैं हमने, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल, एक तराई मंडल। कुमाऊं के अंदर 5 जिले, गढ़वाल के अंदर 6 जिले, तराई के अंदर 2 जिले, जो 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार है। मंडल के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं
कि एक मंडल के अंदर मैंने बताया जैसे 3 मंडल हैं, तो मंडल के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम अभी ब्लॉक लेवल तक काम कर रहे हैं। 106 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं जिसके अंदर तहसील और उप तहसील विकास खंड हमने जोड़े हैं। तो ये हम हर लेवल पे 5 पदाधिकारी बनाते हैं, 1 प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट और 1 कोऑर्डिनेटर। तो ये सारे स्तर पे हम बनाना शुरू कर दिया है। और हम थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हम किसी ने बोला हम आ जाओ वन यू के टीम में, हमें पदाधिकारी बनाओ, हम ऐसे किसी को नहीं बनाते। हम बकायदा उनके इंटरव्यू लेते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनसे बात करते हैं, और हमें लगता है कि ये सक्षम नहीं है तो या ये सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको फिलहाल स्लीप मोड में नहीं, एक्टिव मोड में रखते हैं, लेकिन उनको कोई पद नहीं देते हैं। तो आज के टाइम पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में पद पाना आसान है, लेकिन वन यू की टीम में पद पाना बहुत मुश्किल है। हम दूसरे तरीके से कार्य करते हैं। तो हमें केवल जेन्युइन लोग चाहिए, अच्छे लोग जो समाज के बारे में सोचते हैं। बीच में कुछ 1-2 लोग ऐसे वैसे जुड़ गए थे, तो खैर हम उनको बाहर कर देते हैं। हम डिसिप्लिन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा अनुशासित तरीके से चलते हैं। हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं हर मंगलवार को 8:30 बजे, और उसके हम 1-2 मीटिंग के वीडियो हमने यूट्यूब पर भी डाले ताकि लोगों को पता चले हम किस तरह से मीटिंग करते हैं। इसके लिए हम, इसके अलावा हम और भी प्लान कर रहे हैं कि और कैसे पब्लिक का एंगेजमेंट हमारे साथ हो, जो और समझना चाहता है, जुड़ना चाहता है। और बहुत ज्यादा समय हम किसी से मांगते नहीं, हम वीकली 1 घंटा जो पदाधिकारी उनसे मीटिंग के लिए मांगते हैं। बाकी जनता से हम बोलते हैं आप केवल 5 मिनट दे दीजिए। यू शुड गिव ओनली 5 मिनट्स फॉर उत्तराखंड, फॉर योर उत्तराखंड पीपल। 5 मिनट अगर आप देते हैं सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह की आप अच्छे मैसेज भेजते हैं, ऐसा नहीं कि केवल वन यू की टीम की भेजें, लेकिन जागरूकता वाले कि ये 3 मांगे जो हमारी हैं, टॉप मोस्ट मांगे हैं। एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी, भूमि कानून हिमाचल प्रदेश जैसा, और मूल निवास 1950। ये जागरूकता जिस दिन लोगों के अंदर आ गई, उस दिन उत्तराखंड को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, बदल के रहेगा जी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। और इसी तरीके से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, 4 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। एक हमारा केंद्र का है और केंद्र, मंडल और जिला के लोगों का है, और उसके अंदर हमारे सारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी हैं। उसके अलावा 3 ग्रुप और बनाए हैं हमने, जो एक कुमाऊं मंडल का है, एक गढ़वाल मंडल का है, एक तराई मंडल का। मंडल का बोलने का मतलब उस कुमाऊं मंडल के अंदर जितने भी जिले आते हैं, जितने ब्लॉक आते हैं, उनके सारे पदाधिकारी रहेंगे। इसी तरह से गढ़वाल, इसी तरह से तराई। ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और भी संगठन जो समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा जानकारी मिले कि इस तरीके से बेहतर कार्य किया जा सकता है, वो हमारे साथ जुड़ सके उस तरीके से। जी, अगर किसी व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो हमारे दिनेश बिष्ट जी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, वो कई लोगों के दिमाग में भी रहता है, और मैं आपसे जानना चाहूंगी। हो सकता है कि आप ये जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, अगर आप वो क्लियर कर सके तो हो सकता है कि कई लोगों के जो माइंड में जो एक शक है वो दूर हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। कई लोगों का ये मानना है कि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो कोई और संस्था हो, चाहे हमारी वन यू की टीम हो, कि ये लोग पैसा खाते हैं, या कहीं ना कहीं और से भी मिले हुए हैं। तो ये इसके क्या कारण हो सकता है, ये आप जरा खुलकर हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि उनके दिमाग की बत्ती खुले और वो हमारे साथ एक विश्वास के साथ जुड़ सके। जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, कुछ विरोधी लोग भी बोल चुके हैं। हम वैसे अपना विरोधी किसी को नहीं मानते, है ना। हमारी नजर में सारे उत्तराखंडी अच्छे हैं, सारी संस्थाएं अच्छी हैं। हम सबके लिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहते हैं। किसी के अगेंस्ट हम नहीं बोलते हैं, ना किसी धर्म के अगेंस्ट, ना किसी जाति के अगेंस्ट, ना किसी क्षेत्र के अगेंस्ट, ना किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, ना किसी संस्था के अगेंस्ट। हम इस तरह का कार्य नहीं करते। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कार्य हो भी, है ना। क्योंकि हम जिस विचारधारा के लोग हैं, हम केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हर तरह से विकास हो। जहां बुद्धि का अगर विकास आपका हो चुका है, तो आप इस तरह की छोटी मोटी बातें टांग खींचने इसमें जाएंगे नहीं। रही बात जो पैसे वाली बात है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि वन यू की टीम जो है पैसा लेके ऐसा करती है, पैसा लेके वैसा करती है। तो मैं उन सभी साथियों को बोलना चाहूंगा, प्लीज आप सबूत लेके आइए सामने। और हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है, आपको हम अभी ऑडिट इसी महीने के आखिर तक हो जाएगा, हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। तो हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी पब्लिक में कोई भी आके बोल दे कि किसी से 1 रुपया भी मांगा, 1 पैसा भी मांगा, रुपया तो छोड़िए, पब्लिक में आके कोई भी कह दे कि दिनेश बिष्ट ने या वन यू की टीम ने, क्योंकि मैं आधिकारिक बंदा हूँ, अजय बिष्ट आधिकारिक है, हम 2 लोग आधिकारिक लोग हैं, बाकी 3 लोग जो है केंद्रीय टीम है वो भी आधिकारिक लोग हैं, हम 5 लोग मेन है। मतलब फाउंडर में हो तो सारे सवाल मुझसे पूछे जाएंगे। कोई भी एक व्यक्ति सामने ले आइए पब्लिकली, जिससे हमने बोला कि आपको पैसा देना है। हमारे जो भी खर्चे होते हैं, हमारी जो छोटी सी टीम है, जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, इतना खर्चा है। कोई अपनी जेब से 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई 200। इस तरीके से हम काम करते हैं। हालांकि हमने अपनी वेबसाइट पे एक डोनेशन का बटन डाला, एक डोनेट का बटन डाला हुआ है, और हम किसी को कहते नहीं वहां पर जाके डोनेट करो। जो खुद आके वेबसाइट पे आया, किसी ने देखा तो 200-500 रुपए
आए हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर, शायद 500-700 रुपए आए हैं हमारे पास। तो ये सारी जानकारी हम पूरा रिकॉर्ड ऑडिट करवाते हैं सीए से। जी जी और कैश की हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन करवा लो, कैश की हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। अगर कैश आप दोगे तो भी हम आपको बोलेंगे नहीं, आप इसको किसी और को देके ऑनलाइन ट्रांसफर करें। हम वो सिरदर्दी पालना ही नहीं चाहते कि पर्ची काटो, ये करो, वो करो। आईडीएफसी बैंक में हमारा अकाउंट है और सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन करते हैं। एक पैसा किसी पब्लिक से नहीं मांगते हैं। जो स्वेच्छा से देना चाहेगा, डोनेट का बटन है, देना चाहता है, उसको मना नहीं है, लेकिन हम जाके नहीं बोलते हमें। तो ये हमारा जो तरीका है, जो पैसे की जो लोग बात कर रहे हैं, सब बेकार बातें हैं। ये लोगों को भ्रामक स्थिति में डालने की बातें हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि वन्यू की टीम अच्छा काम कर रही है, आगे जा रही है, कई लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा है, ऐसा बहुत सारी संस्थाओं के साथ हुआ है ना। तो ये चीजें होती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ईमानदारी से काम करें, लोगों को बताएं यहाँ पैसे की आवश्यकता है। अभी हम 1 अक्टूबर को गए थे और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 2 दिन 1 रात हम रामपुर तिराहा में थे, और 26 साल में आज तक किसी ने जो कार्य नहीं किया कि सब 2 तारीख को जाते थे खाली दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। हमें किसी ने बोला आप वहां पर आइए, 1 तारीख की रात को आइए, जिस दिन असली ये जो नरसंहार हुआ था उत्तराखंडियों के साथ, इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो क्यों ना आप 1 तारीख को आए और वहां पर दिए जलाएं। तो वहां के जिन्होंने अपनी जमीन भूमि जो दान पे दी थी स्मारक के लिए, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप जला रहे हो, 26 साल में पहली बार हो रहा है, तो क्यों ना आप देसी घी के दिए जलाओ। मैंने कहा सर इसमें कोई बात नहीं। तो हमने जो हमारे जो साथ के जो लोग गए, हमने उनको बोला कि इस तरह का प्लान है हमारा। तो लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे करके वो पूरा किया। हमने पब्लिक से कोई पैसा नहीं मांगा इसके लिए। तो वो हमारी बिल्कुल नीति क्लियर है। और एक रुपया भी आता है, कल किसी ने 1 रुपया डोनेट किया है तो अगर 1 रुपया भी आता है तो वो भी रिकॉर्डेड है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। जी जी, है ना। तो हाँ जी, तो जो आजकल की, वैसे दिनेश जी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी समझदार है, वो जानती है कि कौन सी संस्था कैसा काम कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। तो कहने वाली बात ही नहीं है, वो सब समझदार है कि हमें किसके साथ जुड़ना चाहिए और किस तरीके से जुड़कर हमें आगे का कार्य करना चाहिए। अजय बिष्ट जी का एक सवाल है कि कैसे मूल निवास 1950 होने से बदलाव आएगा, इस बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, मूल निवास पहले ये कंसेप्ट था नहीं। जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर ये कंसेप्ट था नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह की एक बात आई कि हर राज्य बोलता था हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो बोलते थे किन लोगों को दिया जाए, कोई भी बेनिफिट है किन लोगों को दिया जाए। तो इस तरह के सवाल उठे थे उस टाइम पर। तो ये सवाल उठे, इसमें फिर उन्होंने कहा हमें संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा, क्या करें, कैसे करें। तो ये चीजें काफी समय तक चलती रही और फाइनली 26 जनवरी 1950 एक आधार वर्ष तैयार किया गया। माना गया कि 26 जनवरी 1950 तक जिस भी परिवार के, जिस भी व्यक्ति के आइडेंटिटी प्रूफ जिस राज्य के हैं, उसको वहीं का मूल निवासी माना जाएगा। तो ये उस टाइम पर शुरू किया गया था। हालांकि संविधान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो राज्य सरकार है, उनको राइट्स दिए हैं कि आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की जनता के लिए इस तरह के कानून बना सकते हैं, इस तरह की नीतियां बना सकते हैं जो उनके फेवर में हो, जिससे लोगों का फायदा हो, जिससे उनका राज्य आगे जाए, लोग आगे जाएं। तो उन्हें जो बेनिफिट देने किसको दें, अगर कोई बाहर से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पर तेलंगाना जो राज्य है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर आप बाहर का व्यक्ति जा सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन वहां पर एक क्लियर रूल है कि 75% जो आरक्षण है आंध्र प्रदेश के अंदर, वो केवल वहां के मूल निवासी को मिलेगा। जी, तो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। अब बात आती है कि 100% क्यों नहीं। अब 100% इसलिए नहीं कि एक राज्य के अंदर जरूरी नहीं है कि हर तरह के टैलेंटेड लोग मिले। कुछ कंसल्टेंट होते हैं, कुछ इस तरह की टेक्निकल चीजें आ जाती हैं कि वो उस राज्य में वो नहीं मिल पाता है। जैसे विदेशियों से भी, विदेश भी बाहर, इंडिया के लोग जो विदेश जाते हैं, क्योंकि वो स्किल सेट वहां पे नहीं मिल पाता है। इसलिए ये 15%, 20%, 25% जो है, ये इतना थोड़ा ढिलाई दी जाती है। तो 75%, 80% ये मूल निवास जो है, तो राज्य सरकार इस तरह का कानून बनाती है कि भाई अब जो भी, क्योंकि हमें अपने राज्य के लोगों को आगे बढ़ाना है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इससे पता चलता है सरकार कितनी जिम्मेदार है, सरकार कितना अपने लोगों के बारे में सोचती है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां तो सोचना तो छोड़ो, वो तो सोचना किस तरह से इनका खून पी ले। हमें तो ऐसा फील होता है क्योंकि भूमि कानून हटा दिया। तो ये मूल निवास 1950, इससे बदलाव ऐसे आएगा, जो अजय जी का क्वेश्चन है
जी जी। आज उत्तराखंड सरकार में, हम उत्तराखंड में बात करते हैं कि एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब वो परिवार कौन सा होगा? आज के टाइम पर अगर आप उत्तराखंड की जनसंख्या देख रहे हैं तो करीब 30 से 35 लाख परिवार ऐसे हैं जो रूट 1950 वाले उत्तराखंड के नहीं है, जो बाहर से आके उत्तराखंड में बस गए हैं। और उत्तराखंड राज्य बनाने का आंदोलन किसने लड़ा? वो मूल निवासियों ने लड़ा था, खासकर जो पहाड़ के लोग थे। खैर, अब जो प्लेन्स के जो एरिया है वो भी उत्तराखंड का हिस्सा है, उसके उनसे हमारा कोई द्वेषभाव नहीं है, वो भी अपनी भाई बंदी है। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की बात आती है तो उसमें सबसे पहले मूल निवासी आने चाहिए। और आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर मूल निवास का आधार वर्ष है सन 2000 किया गया है, 9 नवंबर 2000, क्योंकि सन 2000 जिस दिन उत्तराखंड अलग राज्य बना था। तो पहले ये सन 1950 था, उसके बाद ये 1985 किया गया, शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, मुझे अच्छे से याद नहीं, 1985 किया गया। और उसके बाद जब ये प्लेन्स एरिया से, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में, नैनीताल हाईकोर्ट में केस डाला कि भाई इसको 2000 करना चाहिए जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है, तो सरकार, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ भी इसको 2000 माना जाए। लेकिन सरकार को अपील करनी चाहिए थी, हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने कोई अपील नहीं करी। हमारे लोग जागरूक थे नहीं तो उनको पता नहीं कि ऐसा भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आया। अगर हमारे लोग जागरूक होते, वो कहते हैं नहीं भाई, क्योंकि उत्तराखंड के बाद भी अलग राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना है, तेलंगाना बना है ना, और भी झारखंड बना है, सारी जगह मूल निवास 1950 है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर नहीं। तो ये ऐसी पारदर्शिता, ऐसा धोखा, पारदर्शिता ने ऐसा धोखा क्यों किया गया उत्तराखंड के लोगों के साथ कि हमारे जो मूल निवासियों का हक हटा के अब उत्तराखंड के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें क्या है कि भाई या तो स्थायी निवासी को, स्थायी निवासी मतलब कोई भी 5 साल रह गया, 10 साल रह गया, स्थायी निवासी बन गया, या किसी ने वहां से अपनी एजुकेशन कर ली, उसको स्थायी निवासी बना दिया। ऐसा कुछ उन्होंने कंसेप्ट चलाया हुआ है। तो पूरी जानकारी मेरे पास अभी इसकी 100% नहीं है, बट स्थायी निवासी 10 साल वाला है, और जिसने वहां पे एजुकेशन की है 5 साल 10 साल की, तो वो भी स्थायी निवासी बना देते हैं और उनको वहां पे नौकरी मिल जाती है। अब पहाड़ का बंदा जिसको वहां पे स्कूल नहीं मिल रहा है ढंग से, जिसको वहां पर रोड नहीं मिल रही है, वो जिसको पढ़ने के लिए ठीक से बिजली नहीं मिल रही, वो कैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो प्लेन्स वाले एरिया है जहां पर फैसिलिटीज हैं, कोचिंग सेंटर से, उसका मुकाबला करेगा? कैसे वो सरकारी नौकरी पाएगा? उसको तो किसान बनाने के लिए ही पैदा कर रखा है, किसान ही बनेगा। तो किसान के अंदर भी अच्छे लेवल पे वो जा सकता है, उस तरह की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। तो जब 1950 की हम बात करते हैं, 1950 मतलब हम वो उत्तराखंडी लोग जो 1950 तक उत्तराखंड राज्य बनने में था, चाहे वो हरिद्वार से हैं, चाहे उधम सिंह नगर में कहीं भी हैं, जो आज के उत्तराखंड में है, जितना भी उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, उसके अंदर 1950 तक के जितने भी किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उन सब के लिए ये एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इससे हम लोग सशक्त होंगे। और दूसरा जो हम भूमि कानून की बात कर रहे हैं, आज आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे लोग भूमि बेच रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कब्जा ली जा रही है भूमि, ये सबको पता है। जीएमआर नाम की कंपनी है, उन्होंने भूमि कब्जा का बहुत तगड़ा प्रोपेगेंडा चलाया। वहां पे हम अपना ये टिहरी के अंदर, श्रीनगर के अंदर है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, बिजली वहां से पैदा करेंगे, वहां के लोगों की जमीन ले ली और उनको बोला आपको नौकरी देंगे, कुछ टाइम बाद नौकरी से निकाल दिया, जबकि डीएम, एसडीएम सबके साइन हो रखे हैं, अधिकारियों के साइन है, वो बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और खुद कंपनी चले गई हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट के भैया हम इनको पैसा नहीं दे सकते, उनकी जमीन भी गई, उनकी सैलरी भी गई, कुछ नहीं, मतलब उत्तराखंड के हाथ से सब कुछ चला गया। अगर यही चीज बंगाल के अंदर होती, यही चीज बिहार के अंदर होती, यही चीज झारखंड के अंदर होती, यही चीज त्रिपुरा के अंदर होती, यही चीज तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, किसी भी अन्य राज्य में होती, तो वहां के लोकल लोग हैं दम के खड़े हो जाते, तेजी बिल्कुल आगे तैयार खड़े रहते हैं लड़ने के लिए, मरने झगड़ने के लिए। लेकिन हमारे उत्तराखंडी लोग पता नहीं क्यों चुप हो गए। तो मैंने खुद बोला उनको, व्यक्ति जो इसको लीड कर रहे थे, मैंने कहा आप मुझे बताइए क्या हेल्प की जरूरत है, मैं आता हूँ वहां पे। आज हमारे उत्तराखंडी के पास ये उन सारी बड़ी कंपनी को पता है हाईकोर्ट के अंदर केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पहली डेट पे केस खारिज है, पहली डेट पे केस खारिज है, क्योंकि सारे जब मंत्रियों के पास जब सबके साइन है, वहां पर सारे अधिकारियों के साइन है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और सॉरी ये जीएमआर के अंदर जो भी परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, ये परमानेंट नौकरी क्यों नहीं मिली? लेकिन कौन है पूछने वाला, कौन है सहायता करने वाला? जो लोग धरने पे बैठे थे, उसमें 2 4 5 लोगों को जो लीडर बनते थे, उनको कंपनी ने खरीद लिया, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, जो जितने ज्यादा टाइम तक बैठे उसको उतना ज्यादा पैसा मिल गया, केस खत्म, कंपनी मजे में। तो अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, धीरे 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 पूरा उत्तराखंड बिकने वाला है, पूरा उत्तराखंड बर्बाद होने वाला है। आज के टाइम पे जरूरत है जागरूकता की, बिना लोकल लोगों के परमिशन के। लोकल लोगों को तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी को भी हिला दें, किसी को भी हिला दें। जी, इतनी ताकत होती है उनमें।
जमीन पर कब्जा करके हमें ऊपर हमें बोल रहा है, हिम्मत है ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने कोई योजना बनाई नहीं, सॉरी, सरकार ने कोई योजना बनाई नहीं ऐसी। सरकार कहते हैं स्वरोजगार कर लो, स्वरोजगार बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। अरे जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो लोन पे काम करना चाहता है, वहां पे 30-30, 40-40, 50-50, 60 उनको कमीशन देना पड़ रहा है। ये किस बात, ये सब धोखा है, ड्रामा है, सब बकवास चीजें। ये जी दिनेश जी, जहाँ बार बार ये सरकार की इस तरह से आ रही है, तो इसी में मैं एक आपसे जानना चाहूंगी कि जो कई स्वरोजगार की जो योजनाएं सरकार हमें दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ कागजों तक है, सीमित रह गई है। जमीनी तौर पर कुछ काम उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जागरूकता की कमी के वजह से हो रहा है। तो मैं आपसे इसी में और विस्तार से जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार योजनाएं तो दे रही है, लेकिन वो कागजी तौर पर रह जा रहा है, जमीनी तौर पर बिल्कुल गुल है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सरकार योजना जो है, योजना बनाना आसान है, लोगों को बताना आसान है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो बहुत मुश्किल है। पहाड़ के अंदर और भी मुश्किल है। तो सरकार के पास बहुत काबिल लोग हैं, काबिल अफसर हैं जो कर सकते हैं कार्य, लेकिन बात है कि मंशा है करने की कि नहीं है। हमने सरकार को प्रोजेक्ट प्लान दिया, हमने बोला मशरूम के नाम पर उत्तराखंड में इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, पूछो। तो हमने बोला कि आप बॉटलिंग प्लांट्स लगा के, मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट्स लगा के उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा स्वरोजगार क्या, आपको एक कंपनी खोलनी है, सरकारी कंपनी खुलेगी, उसके अंदर लोगों को रोजगार देना है। आंचल डेयरी उत्तराखंड में चलती है, तो आपको उनको कंपनी खोल के रोजगार देना। आप उनको बोला अपने गांव में बैठ के मशरूम उगाओ। कैसे ट्रेनिंग है, 15 यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग होती है। तो ये इस तरह के बहुत सारी चीजें चलती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब या तो ऐसा कि मॉडल है ही नहीं हमारे पास। आंचल डेयरी मॉडल पूरा कलेक्शन सेंटर बना रखा है उन्होंने, गांव के लोग दूध लेके आते हैं, आप अपना नया कलेक्शन सेंटर बनाइए, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो नियत की बात है, ये नियत नहीं है। चाहे मैं केवल भाजपा सरकार की बात नहीं करूं, इससे पहले कांग्रेस भी रही है, मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर जितने भी नेता हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूं, सारे नाकाबिल नेता हैं। एक भी नेता ने क्यों मांग नहीं उठाई उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर, जितने भी विधायक बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, क्यों मांग नहीं उठाई एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी? क्यों वहां पे कंपनियां नहीं खोली गई, सरकारी कंपनियां? यहाँ पे इस तरह जो चीज हमें पता है कि ये इजीली हो सकता है, तो मतलब क्या करना है, एक किसी बड़ी कंपनी से एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल को हायर करना है। कितना सैलरी लेगा? साल का 1 करोड़ रुपया ले लेगा। बहुत अच्छा प्रोफेशनल को हायर करना है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। बाबा रामदेव जी के ऊपर मैं लाइव आया था, मैं बताना चाह रहा था उनका टारगेट 40,000 करोड़ का एक साल के अंदर, 40,000 करोड़ का इस साल का वित्तीय वर्ष का टारगेट है बाबा रामदेव का। 40,000 करोड़ एक कंपनी का, ये तो पूरी सरकार है। इनका बजट है 53। बिल्कुल बाबा रामदेव जी आसपास पहुंच चुके हैं। अगले साल जो उनका रेवेन्यू होगा वो उत्तराखंड सरकार से ज्यादा हो जाएगा। तो जब एक बाबा रामदेव जी जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, तो क्या उत्तराखंड सरकार, जिनके पास इतने IRS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स बैठे हैं, इतने दिमाग वाले लोग बैठे हैं, पूरा डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है, क्या ये लोग नहीं कर सकते? मंशा की बात है, नियत की बात है, सब पैसे खाने में लगे, सब क्या बोले। एक प्रश्न ले लेते हैं, किसी का प्रश्न आया मैम? जी मैं यही आपसे पूछने वाली थी। हाँ, किस बेस पर आपका कैसे काम करने का तरीका क्या है, क्या आपकी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, कृपया। ठीक है, फेसबुक यूजर है भाई। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जैसे बताना चाह रहा हूं कि हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो लेवल है नीतिगत मतलब नीतियां बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बनाएगी सरकार, पॉलिसी हम नहीं बना सकते। सामाजिक संस्था कभी भी पॉलिसी नहीं बना सकती है। और बहुत सारे लोग जो हमारे देखते हैं वीडियोस, मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बीजेपी के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, और इस समर्थक होना कोई गलत बात नहीं है ना, किसी के भी आप समर्थक हो सकते हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए बस, पूरी आजादी है। जी तो मैं ये बताना चाहूंगा, इससे पहले जो RSS थे, इन्होंने एक जनसंघ नाम की अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। ये खुद इतनी बड़ा संगठन जो है, इनको क्यों मजबूरी हो गई राजनीतिक पार्टी बनाने की? हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहते। वन यूके टीम प्योरली एक रजिस्टर्ड NGO है, और हम किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहते। 2022 तक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहते, और ना हम बना सकते। संस्था कभी भी, जो रजिस्टर्ड NGO कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती है, ना हम बनाएंगे। हाँ, मैं अगर बनाना चाहूं अलग से जाके, तो मैं जरूर बना सकता हूं, और जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, उन्होंने बोला कि काम करने का क्या तरीका है। सर, काम करने का तरीका यही कि लोगों को जोड़ेंगे, उनको जागरूक करेंगे, और मिलकर एक मांग उठाते हैं। सरकार के सामने हम बोलेंगे
कि जी ये मांग हमें आप पूरी करके दीजिए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम ये देखेंगे, जब 2 लाख लोगों का समर्थन बहुत बड़ा समर्थन है, मतलब 2 लाख परिवार हो गए, 8 लाख 10 लाख वोट हो गए। अब वो अगल बगल से किसी से बात करेंगे तो कम से कम 30-40 लाख वोट हो गए, 70 लाख वोट है उत्तराखंड के अंदर। तो मतलब 10 लाख 20 लाख वोट से तो आप पूरी सरकार पलट सकते हैं। हम किसी सरकार को पलटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये केवल सरकारी पॉलिसी लागू कर दे, हम केवल इतना चाहते हैं। ना इसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट है, ना मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, ये हमारे लोगों के लिए हो जाएगा। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, आगे हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, ये है। अगर सरकार ने मना जी अगर सरकार ने मना कर दिया तो कोई राजनीतिक पार्टी अगर हमारे पास आके बोलती है हम इन मांगों को पूरा करेंगे, तो हम देखेंगे उनकी मंशा क्या है, कैसा है, क्या हो सकता है, और पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे लोगों को लेकर अच्छी बात होती है, हम उनके जो नेता हैं किस क्षेत्र में क्या है कैसे, हम देखेंगे, हम प्रयास करेंगे। अभी हम उस स्तर पे हैं ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं अभी मैं, इसको फिलहाल स्टॉप कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, हम उस स्तर पे अभी नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी अगर सभी साथियों का साथ रहा तो हम इस स्तर पे पहुंचेंगे। आज के टाइम पे सामाजिक संस्था को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने हिसाब से, आज भी तो हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं, प्रतिनिधि किसके लिए चुन रहे हैं? हम जनता के लिए चुनने के, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है तब से ये जितने भी प्रतिनिधि बने हैं, जितने भी नेता बने हैं, एमएलए बने, मंत्री बने, ये सब उत्तराखंड को खाने में लगे हुए हैं, और हमें ये नहीं पता चल रहा है। बार बार हम उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। तो इस बार जितने भी विधायक हैं, मंत्री, इनमें से किसी को वोट नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है, किसी को एक वोट भी नहीं जाना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय। ये जागरूकता हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझदार हैं वो खुद ही हमारा साथ देंगे, उनको अपना अच्छा बुरा सारा पता है जी। और मैं क्लियर करना चाहूंगा मैम कि सामाजिक संगठन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, अब लेकिन उसको एकजुट होने की आवश्यकता है। आज आप अन्य धर्मों की बात करें, आप मुस्लिम धर्म की बात करें, आप ये जो हमारे सिख भाई हैं इनकी बात करें, ये एकजुट होकर कार्य करते हैं। पार्टी इनके कहने पर इन्होंने बोला भाई जहां यहां पर वोट डलना वहां वोट डल जाएगा, काम हो जाएगा। इनके काम ऐसे ही हो जा रहे हैं, और हम लोग हिंदू जो है आपस में बटे पड़े हैं। तो एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। देवभूमि है, देवभूमि को गंदा नहीं होने देना है, मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि हम राजनीति में क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारा मन है हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हर पढ़े लिखे अच्छे समझदार जागरूक व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नेताओं को बैठाना है। अगर ऐसे नेताओं को बैठाना है फिर क्या फायदा? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे नेताओं को बैठाना तो बर्बादी होगा ना, बर्बादी होगा। तो है, ऐसे नेताओं को हटाओ। और यही नेता ये बिल पास करवाते हैं। मैं खुद कहूंगा, मैं खुद सोशल मीडिया में मैं उत्तराखंड जा जाके सब जगह जाके बोलूंगा कि ऐसे इन लोगों को वोट दो, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में ये काम करवाया है, इनके पास चांस है। मैं खुद कहूंगा, मैं इस तरह की मुहिम हम जल्दी चलाने वाले हैं। इन नेताओं ने, इन पार्टी ने ये काम किया, हम जाके खुद बोलेंगे। तो हम आपका पूरा साथ देंगे, साथ में विरोध में जो सही काम करेगा उसके साथ में है। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, मिलकर मांग उठाते हैं, सरकार आपकी बात सुनने को मजबूर होगी। जी मैम। एक यूजर का, दिनेश जी, एक यूजर का एक और क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो पार्टियां हैं वो एक मशरूम कुकर मुत्ते की तरह उग रहे हैं, और भारी लोग इसका जो काफी है वो दिलचस्पी से एक मजा ले रहे हैं एक तरीके से। तो इससे कैसे निपटा जाएगा कि उत्तराखंड के जो प्रति उनका नजरिया है वो काफी बढ़िया भी है, लेकिन हमें अपने ही उत्तराखंडी जो ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा? क्या आपके इस बारे में आप कुछ बताएं? जी देखिए, कुकुर मुत्तों की तरह तो उग रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आ गया ना। विधानसभा के इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। तो जितनी भी नई पार्टी आ रही है, ये मेरा मानना है, जितना मैं, जैसे भाई साहब ने लिखा भी है कि मैं पहले यूकेडी में था, मैं 8 महीने यूकेडी में रहा, फिर यूकेडी छोड़ दी। यूकेडी एक बड़ी पार्टी है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस बीजेपी के बाद उत्तराखंड के अंदर यूकेडी ही पार्टी है। उसके अलावा जो भी पार्टियां छोटी मोटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी एक जैसी हैं, लेकिन अधिकतर जनरली क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी पार्टियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन जनरली क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। जो राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत सीख मुझे मिली है, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक छोटी सी एक नजरिया रख रहा हूं, कोई भी पार्टी वाला इसको गलत ना समझे। तो जनरली क्या होता है, जैसे ये सीजन है, इलेक्शन का सीजन है, तो क्या होगा कि लोगों को बोलेंगे भाई तुम मेरी पार्टी से आओ। जिनको बिल्कुल पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाएगा, जो समाज में थोड़े जागरूक लोग हैं। हाँ भाई आ जाओ, तुम सामाजिक काम कर रहे हो, हम तुम्हें यहाँ से खड़ा कर देंगे। तो वोट काटना है, पैसे कमाने, लोगों को पता है ये सारी चीजें चलती हैं। किसी को वोट काटना है, किसी को पैसा कमाना है, हाँ भाई कितने की डील करानी है, किसी को उठाना है, किसी को बैठाना है, ये सब पैसे का गेम है। ये सीजन आ गया पैसे कमाने का। तो अब ये सीजन शुरू हो रहा है, इसकी फसल कटेगी इलेक्शन से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब वो अपना
दाखिल करने जाएंगे कि हाँ भाई हमें अपनी कैंडिडेचर दाखिल करने जाएंगे, तब उस टाइम पर फसल काटी जाती है। तो लेकिन कुछ संगठन हैं अच्छे, जो पार्टियां हैं जो करना चाहती हैं। बाकी भाई साहब ने प्रश्न पूछा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर दूंगा। मैंने यूकेडी ज्वाइन की और मुझे आज भी लगता है कि हमें क्षेत्रीय दल को मौका देना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, है ना। हालांकि अगर क्षेत्रीय दल स्ट्रांग नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन अपने पास रखने का। नोटा कभी भी ऑप्शन नहीं है, नोटा कभी भी ऑप्शन नहीं है। हमें यह देखना है कि जितने भी लोग खड़े हैं उसमें सबसे बढ़िया भरोसेमंद अच्छा व्यक्ति कौन है, उसको चुने, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हुआ है ना। मेरा यूकेडी छोड़ने का कारण केवल एक था कि यूकेडी के अंदर डिसिप्लिन की आज के टाइम पर बहुत आवश्यकता है। डिसिप्लिन पार्टी हो जाएगी, नेता बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एक बंदा इतना जानकारी रखता है कि किसी भी केंद्रीय जो केंद्रीय पार्टियां हैं, जो ये इनसे बहुत बहुत ज्यादा जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। लेकिन बात वही कि जिस दिन डिसिप्लिन आ जाएगा उस दिन सब सही हो जाएगा। डिसिप्लिन नहीं था और मैं इन डिसिप्लिन जगह काम नहीं कर सकता हूं। जिस दिन डिसिप्लिन आ जाएगा, जिस भी पार्टी, जैसे बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी, इसलिए आज इतना लेवल पहुंच गई। कांग्रेस भी इतनी डिसिप्लिन नहीं हो पाई जितना डिसिप्लिन आम आदमी पार्टी ने दिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है और हमने प्रयास किया कि डिसिप्लिन हो, लेकिन हम उस पद पर नहीं थे कि हमें इस तरह की डिसिप्लिन हम लाने के लायक नहीं थे। उस पद पर वो जिम्मेदारी हमारे पास नहीं थी। तो जिस दिन डिसिप्लिन आएगा उस दिन विचार किया जाएगा। हालांकि मैं सभी साथियों को ये बोलना चाहूंगा, क्षेत्रीय पार्टी जो है वो उत्तराखंड का भविष्य बदल सकती है, क्योंकि घर का दर्द घर के परिवार वाले ही जानते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं जानेगा। जी जी, ये क्वेश्चन काफी सही आपने जवाब दिया है। और आगे मैं ये जानना चाहूंगी, ये कई लोगों का भ्रम भी था, क्योंकि मैंने भी कई लोगों के कमेंट्स में देखा है कि कई लोगों का ये भ्रम रहा है कि वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते थे कि क्या आप यूकेडी से हैं या हैं। तो मैं यूकेडी से नहीं हूँ, यूकेडी मैंने छोड़ दी है। यूकेडी से मेरा और वन यूके टीम का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति वन यूके टीम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, चाहे मैं हूं, चाहे अजय जी हैं, चाहे हमारा रूट लेवल का कोई भी कार्यकर्ता है, वन यूके टीम का साथी समर्थक कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है। उसका वन यूके टीम की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो किसी पार्टी में जाए, वो नेता बने। और हमें तो खुशी होगी कि हमारे वन यूके टीम का कोई व्यक्ति अच्छी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, क्योंकि हम लोगों को चुन चुनकर अपने साथ रखने का प्रयास करते हैं जिसकी विचारधारा अच्छी है। कोई भी व्यक्ति वन यूके टीम से जो जुड़ा है, गलत काम करता है, गलत बातें करता है, सोशल मीडिया पे गलत करता है, हम उसको ब्लॉक भी करते हैं और वन यूके टीम से उसको हटा भी देते हैं। और हमें तो खुशी होगी कि अगर वन यूके टीम से कुछ लोग कोई कांग्रेस में जाए, चाहे बीजेपी में जाए, चाहे यूकेडी में जाए, किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन अच्छा काम करें, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा काम करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। हालांकि जब हम बात करते हैं पूरे उत्तराखंड राज्य की, तो वहां पर केवल एक सिंगल पार्टी की का बहुमत आना चाहिए। वो मेरा अपना मानना है। और वो पार्टी जो है वो केवल उत्तराखंड के बारे में सोचे, उत्तराखंडियों के बारे में सोचे पहले। तो आज के टाइम पर जो हमारी मौजूदा सरकार है, हम तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, प्लीज उत्तराखंड के बारे में सोचें। उनके सभी नेताओं से हम निवेदन करते हैं, उत्तराखंड के बारे में सोचें, उत्तराखंडियों के बारे में सोचें। इन मांगों को जल्दी से जल्दी विधानसभा में बिल पास करवा के पूरा किया जाए। जी, आगे मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँ, इससे पहले जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े होंगे, तो मैं एक बार और चाहूंगी कि आप हमारी वन यूके टीम की जो 3 मांगे हैं वो क्या हैं, किस तरीके से हैं, उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा या कर रहे हैं, वो एक बार आप फिर दोबारा से बताएं। जी, तो हमारी जो 3 मांगे हैं, वो 3 प्रमुख मांगे जो हमारी मूल निवास 1950 है, जैसा कि जिसके आधार पर 80% रोजगार जो है वो उत्तराखंडी लोगों को मिले। मूल निवासी 1950 वाले, जो 1950 के बाद आके बसे हैं, वो वहां के मूल निवासी नहीं कहलाएंगे। हमारे जो दादा परदादा चलते हुए आ रहे हैं, जो हमारी पूरी हायरार्की चलती हुई आ रही है, हम चाहते हैं कि वो सारे लोग जो आज विदेशों में या दूसरे शहरों में, राज्यों में जाके सेटल हो गए, प्लीज परिवार रजिस्टर में अपना नाम चढ़ाओ। आपकी भूमि इतनी कीमती भूमि है, उत्तराखंड की जैसी कीमती भूमि आने वाले 15-20 साल के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाली, अगर सही तरीके से उत्तराखंड विकास करता रहा तो पहली मांग हमारी मूल निवासी 1950 की है, जिसके आधार पर 80% जो रोजगार है वो प्राइवेट कंपनीज हो चाहे सरकारी हो, वहां पर उनको दिया जाएगा। तो जो मैं सरकारी नौकरी पर 80% आरक्षण की बात कर रहा हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। हमारी मांग से कि एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी की बात है। तो ये जो आरक्षण वाली बात है, 80% मूल निवासी को जो हम बात कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, जहां पर कंपटीशन होता है। आप टेस्ट क्लियर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ये मूल निवास के बेस पर है। और जो हम एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी की बात करें, ये बेसिकली एक वेलफेयर स्कीम है, जिस तरह से सिक्किम राज्य के अंदर है। मेरी सिक्किम के एक IAS ऑफिसर से भी बात हुई थी और वो रिकॉर्डिंग मैंने सोशल मीडिया पे कई जगह भेजी भी है। तो ये वेलफेयर स्कीम है, जैसे किसी परिवार के अंदर
एक माताजी है, एक पिताजी हैं, उनका एक लड़का है, एक लड़की है, उसके भी उनकी एक बहू भी है, 2 बच्चे भी हैं। तो अब इस परिवार के अंदर कौन सक्षम व्यक्ति है जिसको नौकरी दी जाए? तो ये सिक्किम की जो पॉलिसीज है उसको कॉपी करके हम ऑलरेडी उत्तराखंड के अंदर कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो सपोज उस लड़के को नौकरी मिलती है, 10,000 रुपए जो मिलेगा वो अपना घर उससे गुजर बसर करेगा, उनके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी। लेकिन अगर उसकी बहन सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करती है तो उसको वो दूसरा लेवल आ जाता है। वो उसकी कैटेगरी एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी वाली नहीं है, उसमें 10,000 रुपए जो है, जैसे हम बोल रहे हैं अगर 10,000 रुपए मिलते हैं तो उस लड़की की जो सरकारी नौकरी जैसे टीचर में 40,000 45,000 रुपए मिलता है, तो उसको 40,000 की अगर नौकरी मिली उसको 40,000 की मिलेगी। और लड़के को जो, क्योंकि वो कंपटीशन क्लियर करके गई है, वो इस वेलफेयर स्कीम का पार्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस मैं लोगों को बताना चाहूंगा। फिर इसके अलावा हमारी जो मांग है भूमि कानून वाली, हिमाचल जैसा भू कानून होना चाहिए, वो भी मूल निवासी के बेसिस पे, जो 1950 से रहते हुए लोग आ रहे हैं, जिनके माता पिता या जिनके दादा परदादा वहां पे रह रहे थे, तो उनके परिवार की जो पूरी हायरार्की बनी हुई है, वही लोग वहां पर भूमि खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये हम चाहते हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी एक जो पहाड़ वाला एरिया है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सारी जगह ऐसा ही है, केवल उत्तराखंड को छोड़ के। तो ये हमारी मांगे हैं। हमारे एक यूजर हैं, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से मतलब अपनी बात को सामने रखा है कि जब तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है तब तक कोई राज्य या कोई देश विकास नहीं कर सकता है। इस मामले में उत्तराखंड के लोग सब राज्यों से और लोगों से पीछे हैं और यही कारण है कि हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे है। मैं थोड़ा सा इन जो भी भाई साहब हैं इनकी बात से थोड़ा सा, मैं जो भी यूजर हैं, भाई साहब है बहन जी मुझे पता नहीं, तो थोड़ा सा मैं मतलब एग्री नहीं करूंगा। उसका कारण ये है कि हम ये नहीं कह सकते हमारे उत्तराखंड के लोग पीछे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता, है ना, क्योंकि उत्तराखंड के लोग कहाँ कहाँ पर पहुंचे हमें भी पता है। आज भी उत्तराखंड के अंदर जहां भी थोड़ी सी भी पढ़ाई की सुविधा मिलती है, थोड़ा सा भी बिजली पानी की अच्छी से सुविधा मिलती है, तो वहां पर हमारे उत्तराखंडियों ने टॉप करके दिखाया है, बहुत बहुत अच्छे लेवल पर जाके दिखाया है। और गांव में पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो हमारे अजय बिष्ट जी खुद, उनकी शिक्षा गांव से हुई है। आज वो आईटी कंपनी में हैं, एक अच्छे लेवल पर हैं। जी। तो और वो मतलब वहां पर जहां गांव में किसी को इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है, आज के टाइम पर हमारे लोग करना चाहते हैं। और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि किसी भी एक गांव से एक बच्चे को गोद ले लें, एक बच्चे को गोद ले लें। मैं बहुत सारी की बातें नहीं कर रहा हूं, एक संस्था एक बच्चे को गोद ले ले और उसको बोले कि तू आईएएस बनेगा, तू आईपीएस बनेगा, तो उसको जो भी बनना है बड़े लेवल का, ऐसा नहीं कि उसको आईटीआई करवा दी, आईटीआई नहीं करवानी है उसको, आईटी करवानी है। आईटीआई का मतलब छोटा मोटा ट्रेड, कहीं टेक्नीशियन बनाने वाला काम नहीं करना, जिम्मेदारी लेनी है। आईएएस ऑफिसर बनाओ, आईपीएस ऑफिसर बनाओ, उसको हाई लेवल का इंजीनियर बनाओ, उसको मैनेजमेंट सिखाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, किसी भी एक चीज की, जिस भी फील्ड में उस बच्चे की रुचि है, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, एक संस्था ले ले। 5 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर आपको एक ऐसा धमाका दिखेगा, ये क्या हो गया, सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये क्या हो गया। लेकिन ईमानदारी से वो संस्था अगर जिम्मेदारी तो ले। अब लोग हमसे बोलेंगे भाई तुम क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते ये क्वेश्चन आ जाएगा कि तुम क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते। पक्का जी मैम। तो हमने भी बहुत सारी चीजें प्लान की। हमारा कुछ एक दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसके पीछे हम काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग जैसे जुड़ते रहेंगे, जानकारी जुटाते रहेंगे, लेकिन ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। ये करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो मतलब एक पत्थर पर एक रस्सी जो आसानी से, जो बिल्कुल नाजुक होती है, वो इतनी नाजुक रस्सी भी इतने कठोर पत्थर पर निशान बना देती है। जब तक घिसते रहेंगे तो वो निशान हम सारी उत्तराखंडी संस्थाओं को उत्तराखंड पे छोड़ना है कि हमने एक बच्चे को, जो बिल्कुल सॉफ्ट सा बच्चा है, जिसको पता नहीं था किस तरीके से क्या करना है, उसको गाइड करना है, उसकी मेहनत, उसको इतनी मेहनत करवानी है, हमने अपना उसका पूरा सहयोग देना है कि आप आए करें और हम तुम्हारा पूरा साथ देते, तुम्हारा खर्चा उठाएंगे और उसको प्रॉपर एजुकेशन देंगे। तो हमारे जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे कहाँ टॉप पे नहीं जा सकते, और गांव में ही उनको, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस के अंदर, अगर हम उत्तराखंड पीसीएस की बात करते हैं, वहां पर हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आज हमने देखा कि बाहर के लोग बहुत सारे उत्तराखंड पीसीएस क्लियर करके बैठे हुए, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। और अभी कहीं की मैं बात करता, कोई शायद बिहार से कोई अधिकारी है, डीएम है, या कुछ तो है, एसडीएम, मुझे नाम नहीं पता किस क्षेत्र की बात है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। किसी का फोन आया कि वहां पर आके भाई वो गाली गलौज करने लग गए। मैंने कहा लोकल आदमी से गाली गलौज कौन अधिकारी कर सकता है। यानी हम लोग इतना डरे हुए, इतने हम जागरूक नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है।
हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि ये अधिकारी हमारे सेवा के लिए बने, हम पे हुक्म चलाने के लिए नहीं। ये नेता जो है ये हमारी सेवा के लिए, हम पर हुक्म चलाने के लिए नहीं है। हुक्म हम पे हमारा मालिक चलाएगा, जिसके हम नौकरी कर रहे हैं, जो हमें पैसा दे रहा है, वो हम पर हुक्म चला सकता है। ये तो सेवा के लिए बने हैं। तो आज डरने की कोई किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे खुद पता है कि मेरे पास भी 2-4 फोन आते रहते हैं, अरे भाई तुम ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा हो रहा है, सरकार के अगेंस्ट ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कह, हम तो सरकार के फेवर में हैं, सरकार समझ ही नहीं रही है। हम तो कह रहे हैं ये लागू करो कानून, ये इसका बिल पास करो, ये योजनाएं लागू कर दो। हम तो सरकार के फेवर में, सरकार समझ नहीं रही है और हम उनका प्रचार करते हैं, हम जिताते हैं बीजेपी को फिर से। अब सरकार समझे तो हम कोई समझाए ना, किसको समझाएं। जी जी। एक सवाल और आया मैम किसी का, उत्तराखंड के लोगों को बहुत पहले से ही 30-40-50 रुपए मिलाकर बैठ जाते हैं, करके देगा हम खाएंगे भी। जी जी जी, ये बहुत अच्छा, मुझे नाम तो पता नहीं किनका है, बट ये बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली है। क्योंकि मेरे पास बीच में क्या हुआ, कुछ फोन आने लगे कोरोना के टाइम पर, हमने बहुत काम किया, तो मेरे पास दिन में करीब 500 फोन आते थे। मैं सारे फोन तो उठा नहीं पाता था, पर 200-250 फोन जितने भी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं 3 या 4 घंटा मुश्किल से सोता था। ऐसे अजय भाई का हाल था। तो हम लोग बहुत ही कम टाइम सोए, करीब 25,000 लोगों को हमने मदद करी उनको जाने के लिए, उत्तराखंड पहुंचने के लिए। और उनको हम, मतलब रात को आप सोचिए 2 बजे हम फोन करके बोल रहे हैं, अरे उठो 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 भाई, कहाँ से हो गए, 5 बजे तुम्हारी बस है चंडीगढ़ को, गुड़गांव में। मतलब 200-250 लोगों को रात को फोन करना है। कभी शंकर को बोला, कभी हम कुछ लोगों को बोला, फोन करो यार, इनको ये रो लिस्ट तुम लोग। मतलब पागल हो गए थे उस टाइम। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे हमारे लोगों के ऊपर किसी भी तरह की परेशानी है। हालांकि आज वो लोग भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ह्यूमन नेचर है, समय जो है वो सब भुला देता है। तो लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो हमें याद करते हैं, जिनको पता है कि इन्होंने ऐसा काम किया था। मैसेज भी आते हैं कि भाई जी आपकी वजह से पहुंचा। हमारी वजह से कोई नहीं पहुंचा, हमारा काम था एक माध्यम से कुछ करने का। तो हमने अपनी ओर से जितनी सहायता कर सकती ताकि हमारे लोग परेशान ना हो। कल को, हाँ आज हमने किसी की सहायता करी है, कल को कोई हमारी सहायता करेगा। जी जी। तो एक फोन मेरे पास आया टाइम पर कि भाई जी मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा किस लिए? कह रहे कि किस लिए क्या होता है, आप नेता हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मतलब? कह रहे हर नेता पैसे देता है। मैंने कहा जी मैं तो ऐसा पैसा देने वाला नेता नहीं हूं, मैं तो ना पैसा लेने वाला नेता हूं, तो ना आपसे पैसे मांगूंगा ना आपको। कह रहे ये तो कोई बात नहीं, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने कहा मत करो आप, हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। एक फोन मेरे पास चंडीगढ़ से आया और वो बार बार सोशल मीडिया पे उल्टा पुल्टा लिखने में लगे हुए थे। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, कोई फालतू बोल रहा है उसको जवाब दे, इतना समय नहीं है, हमारा समय बहुत कीमती है। उन्होंने बोला कि भाई जी मुझे उत्तराखंड जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा भाई हम एक बस करके जा रहे हैं, तो मुझे मतलब टेम्पो जो भी है उसमें 12,000 का खर्चा आ रहा है, तो आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा देखो हमारे पास पैसे है नहीं, हमारे पास, हमने जितना भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया था कोरोना में बहुत सारे लोगों को दे दिया। हमने सोशल मीडिया पे कभी नहीं डाला कि हमने इसको इतना पैसा दिया, हमने इसको ऐसा किया। जिन लोगों को पता है उनको पता है, बाकी बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास। तो उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि ये मानसिकता वाली बात पर है ना, जो जिम्मेदारी खुद लेने वाली बात है। मैं इसी की बात करूँ। मैंने कहा आपकी फैमिली में कौन कर? कह रहे मम्मी पापा है, भाई है। फिर मैंने कहा कि आपके दोस्त हैं? कह रहे हाँ है। मैंने कहा रिश्तेदार हैं? कह रहे हाँ। मैंने कहा आपने सबसे पूछा 12,000 रुपए आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो? मतलब 12,000 रुपए एक व्यक्ति आज के टाइम पर, जो अच्छी खासी जॉब कर रहा था ठीक ठाक, वहां पे उन्होंने रेंट पे, किराए पे अपना घर ले रखा था, उनके यहाँ डबल बेड है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन उन्होंने कह रहे कि किराए के पैसे आप हमें दे दो। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, ये सिचुएशन, जो ये समझने की बात है। ऐसा नहीं कि हम किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, ये समझने वाली बात है। मैंने कहा यार आप कैसे जाना चाहते हो? अब वापस आओ? कह रहे नहीं मैं तो परमानेंटली सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप बेड लेके जाओगे डबल बेड? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो उसको बेच सकते हो। फ्रिज लेके जाओगे? कह रहे नहीं। मैंने कहा तो उसको भी बेच सकते हो। तो कह रहे यार आप तो कह रहे सामान बेच दो। मैंने कहा जब आप अपने घर वालों से मदद नहीं मांग रहे हो, अपने भाई से मदद नहीं मांग रहे हो, अपने दोस्तों से मदद नहीं मांग रहे हो, अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं मांग रहे हो, अपने पड़ोसियों से मदद नहीं मांग रहे हो, और आज आप किसी से कह रहे हैं कि वन यू की टीम आके हमें 12,000 रुपए दे दे, और हमने कहा भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कह रहे हो कि आप हेल्प नहीं करते हो। हम कैसे हेल्प करें? हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो हम कहां से हेल्प करें? हम जब किसी से मांगते ही नहीं है, तो इस तरह की हेल्प हम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो लेकिन मुझे फिर ये फील आया कि यार ऐसे तो, क्योंकि बहुत सारे फोन आए कि पैसे पैसे पैसे, अब हमारे पास नहीं है तो हम कहां से करें बताइए, है ना? हम मांगते नहीं। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना अपनी इस मुहिम को और तेज किया जाए कि एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, जो 10,000 रुपए कम से कम सोच रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000। तो सरकार के ऊपर आने वाला, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू है वो 40% उनको वापस मिल जाएगा। अगर 10,000 करोड़ का साल सरकार के ऊपर खर्चा आता है, तो उसमें 4,000 करोड़ तो उनको वापस मिलने वाला है, क्योंकि लोग खर्चा भी तो करेंगे ना। 10,000 रुपए की जेब में लेके बैठेंगे तो नहीं, जैसे ही खर्चा करने जाएंगे सरकार को रेवेन्यू मिलता है टैक्स के माध्यम से।
तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था। तो ये सारी ये मानसिकता वाली बात है कि हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नहीं यार, आज ये सोच के चलें कि मेरा भला हो जाए। अभी मुझे कल भी फोन आया किसी का, फोन तो खैर रोज आते हैं कि भाई जी मेरी नौकरी लगी। मैंने कहा मैं आपकी नहीं, मैं सारे उत्तराखंडियों की लगवाने वाला हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उन्होंने बोला क्या चाहिए? मैंने कहा 5 मिनट बस हमारी इन मांगों को जो है बार बार सोशल मीडिया पे उछाल दो, अपने विधायक के क्षेत्र के विधायक को फोन कर दो, भैया ये मांग क्यों नहीं उठा रहे हो आप विधानसभा के अंदर। बस इतना काम करना है, इतना ही काम करना है, काम हो जाएगा। तो मैंने कहा जिस ऐसे हटकर हम हो जाएगा ना कि हमें मिलकर करना है, हमें अपने उत्तराखंडियों के लिए करना है, तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं से हटकर हम की बात करें। भाई साहब बहुत अच्छी बात बोली, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मुझे 10 लोगों को बताना है कि वन्यू की टीम की एक ऐसी मुहिम चली पूरे उत्तराखंडियों के लिए, ये बताना पड़ेगा, ये अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार बात करनी पड़ेगी। आउट ऑफ साइट मैं से हम बनना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी ये सब चीज हो सकती है। हम कई तरह के मिशन, आप कई तरह के मिशन और प्लान में काम कर रहे हैं, तो जैसे बैम्बू मिशन है उस पर भी आपने काफी काम किया है, तो इस पर आप कुछ बताएं हमें जी, और हमारे व्यूअर्स को जो इसकी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ सके। जी, हम कुछ इस तरह की योजना के बारे में सोच रहे थे जिससे पूरे उत्तराखंड के लोग सशक्त बने। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो है ही जो हम चाह रहे हैं, लेकिन साथ में हमने सोचा कुछ ऐसी योजना हो जिसमें खर्चा भी कम हो या ना हो और लंबे समय तक हमें पैसा मिले। तो बैम्बू की जो योजना है, मैंने कहीं रिसर्च करी तो लगा कि हाँ, फिर प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने 2018 के अंदर पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि भाई बैम्बू मिशन को, बैम्बू को पहले पेड़ की कैटेगरी में डाला था जिसको काटना मना था, तो अब उन्होंने उसको घास की कैटेगरी में डाल दिया। घास की कैटेगरी में, ग्रास की कैटेगरी में डालने का मतलब हुआ कि जैसे गांव में घास काट के कोई भी कहीं भी ले जा सकता है, बेचना है बेच दो, देना है दे दो, तो बांस को उस कैटेगरी में डाल। अब उसका फायदा ये हुआ कि कोई भी जितना मर्जी बांस उगा सकता है, काट सकता है, बेच सकता है, जो मर्जी कर सकता है। और हमने जब इस पे और रिसर्च करी तो पता चला कि राष्ट्रीय बैम्बू अभियान चल रहा है जिसको एनबीएम बोलते हैं, नेशनल बैम्बू मिशन, और ये केंद्र सरकार द्वारा है। तो जो भी योजनाएं उत्तराखंड के अंदर आती है, मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप केंद्र वाली योजनाओं पर ध्यान देना, राज्य सरकार वाली पर बाद में। क्योंकि केंद्र वाली सरकार में क्या होता है, राज्य सरकार को जवाब देना पड़ता है केंद्र सरकार को, भाई ये योजना क्यों लागू नहीं, क्यों तुम्हारे यहाँ लोग नहीं आए। अगर राज्य सरकार की योजना पे ध्यान दोगे तो राज्य सरकार तो घपला कर देगी, आपस में किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, वो पैसे खाने का गेम है, आप सबको पता है। तो ये हमेशा पहले प्रेफरेंस देना केंद्र सरकार की योजना को। तो हमने इस पे और जानकारी निकाली, तो मैंने एक साउथ इंडिया में एक साइंटिस्ट है, मैंने ऑनलाइन ढूंढा, मैंने कहा सर बैम्बू के बारे में बताइए। उन्होंने कहा यार तुम देहरादून में बात करो नेशनल बैम्बू मिशन में। तो देहरादून में जो आईएएस ऑफिसर है, मेरी उनसे बात हुई, और फिर उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री दिनेश जोशी जी, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि आप हमारे पास एप्लीकेशन ही नहीं आई, केवल एक एप्लीकेशन आई है। तो बहुत सारी हमने इस पर रिसर्च करी, बात करी, फिर मैं लाइव आया, सारी चीज बताई, और आपको जान के खुशी होगी कि 64 लाख रुपए का अप्रूवल मिला। जहां एक एप्लीकेशन आई थी वहां पर 250 एप्लीकेशन गई, 250 एप्लीकेशन, और बैम्बू की, और उसमें बहुत सारी रिजेक्ट हुई, उसके कारण है। लेकिन आज के टाइम पर बैम्बू के बारे में सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 3 साल के बाद से इसकी फसल कटनी शुरू होती है। बैम्बू बढ़ता रहता है, आप उसको घास की तरह काटते रहो और वो फैलता रहेगा घास की तरह, आप काटते रहो वो फैलता रहेगा, काटते रहो फैलता रहेगा। और सरकार जो है इसके लिए पूरा पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है कि आप इसको लगाओ, अपना खेत दिखाओ। बस 1 हेक्टेयर भूमि है तो वहां पे करीब 20,000 रुपए महीना आपको उसमें मिल सकता है, 15 से 20,000 रुपया। लेकिन आपके पूरे गांव मिलकर करें, 2-3 गांव इकट्ठे पूरे जंगल जैसा बन जाए, तब जाके उसका बेनिफिट है। तो बहुत सारे लोगों ने किया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि 64 लाख का अप्रूवल हम लोग दिला पाए। और जो वहाँ के एक अधिकारी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने बैम्बू का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें लोग जुड़े हैं। वो अधिकारी काफी खुश थे कि हमें नहीं पता था कि इतनी तेजी से काम ये कैसे हो गया। तो हमें बहुत खुशी है कि एक हमने जागरूकता फैलाई, और जो लोग हैं खुद से अपने ओर से आगे आए, और कई लोगों की एप्लीकेशन हमने खुद भेजी है, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स हैं, खुद हमने उनकी ईमेल भेजी है। और बहुत खुशी है कि लोग इतने जागरूक हुए हैं। और 3 साल के बाद से क्या है कि हर महीने ये 30, 40, 50 साल तक आपको हर महीने पैसा, इसको बोलते हैं एटीएम, ग्रीन एटीएम बोलते हैं, कि जब चाहे पैसा निकालो, उसको काटो और जब चाहे बेच के पैसा ले लो। तो 15 से 20,000 रुपए अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो 1 हेक्टेयर मतलब वो 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर, तो 100 मीटर ऐसे, 100 मीटर ऐसे, तो ये पूरा अगर चकोर आप देखेंगे तो ये 1 हेक्टेयर भूमि होगी। इसमें 15 से 20,000 रुपए महीना कमा सकता है हमारा उत्तराखंड का किसान। और 40-50 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 30 साल तो मिनिमम है कि रेगुलर बैठ के खाना है। बस ये 3 साल की मेहनत है, 3 साल बचाना होता है। बाकी इसके बारे में हमारे वीडियोस यूट्यूब में देख सकते हैं। जी मैम। एक यूजर का एक क्वेश्चन है या एक सलाह है, उत्तराखंड में बहुत से टैलेंटेड हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत शिक्षक भी हैं,
जो उन्हें काफी अच्छे तरीके से शिक्षा देते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। तो हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के मूल रूप से उनको उतनी जानकारी या शिक्षा का अभाव हो जाता है। तो ये भी क्या एक कारण है? मैम, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, खाली किताबी शिक्षा नहीं है, उसके अलावा संस्कार की जो शिक्षा दी जाती है, ये देवभूमि है। शायद इस वजह से मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जो लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं। ये मेरा पर्सनल देखा हुआ मानना है। और भास्कर जोशी जो हमारे इसी लाइव प्रोग्राम में आए भी थे, आपको पता है बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उनको अवार्ड भी मिल चुका है वहाँ के डीएम से और वहाँ की सरकार से। तो हमें बहुत खुशी है कि इस तरह के साथी, इस तरह के शिक्षक हमारे साथ जुड़े, जो जहाँ पे रोड से उनका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, पैदल चल के जाना पड़ता है, वहां पे बच्चों को उन्होंने फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखाया। वो सारी चीजें जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल नहीं कर सकते, इस तरह के हमारे उत्तराखंड के अंदर टैलेंटेड टीचर्स हैं। और तो खाली भास्कर जोशी जी नहीं, ऐसे अन्य भी कई साथी होंगे, लेकिन वो हमारे मित्र हैं काफी समय से। हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, शिक्षा का अभाव इस वजह से नहीं है कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता या कोई पढ़ना नहीं चाहता, वहां पे लोग ही नहीं है। जब कोई इंक्वायरी करने के लिए नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज कितने माँ बाप स्कूल में जाके बोलते हैं कि भाई तुमने मेरे बच्चे को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। कितने माँ बाप अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आज स्कूल में पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, आज तूने क्या पढ़ा बता। क्यों? क्योंकि माँ बाप इतने जागरूक नहीं है, या शायद इतने शिक्षित नहीं है, और शिक्षित हैं तो शायद वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो हमें ये चाहिए कि किस तरह से हमारे लोग जागरूक हों। ये जागरूक जिस दिन हमारे लोग सवाल पूछना शुरू कर दिया, या अपने बच्चों से भी सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो बच्चा थोड़ा लिमिट में रहता है, और मास्टर से भी सवाल पूछना शुरू कर दिया, अपने ग्राम प्रधान से पूछना शुरू कर दिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य से, जिला पंचायत सदस्य से, विधायक से, अपने एमपी से। क्या है, उनको व्हाट्सएप करना है, फोन करना है, नहीं तो ईमेल करना है। कभी मिलते हैं तो रास्ते में पूछो, हाँ जी सर क्या हुआ, रोड बनानी थी, क्या हुआ, रोड क्यों नहीं बनाई जा रही, अगली बार वोट नहीं मिले, खुल के मुंह पर बोल दो, किस बात का मीठा बनना है। जब आपके उसने काम नहीं आया, जितनी बार मिले उतनी बार उनको टोको तो कभी। जी मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि एक जो अभी जल्दी ही आप उत्तराखंड जाकर एक जमीनी तौर से लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो इस बारे में भी हमें कुछ बताएं कि क्या प्लान्स हैं आपके। जी तो हमने प्लान किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम जमीनी स्तर पे, वैसे तो हमने काफी काम किया जमीनी स्तर पे, आपको पता ही है। अभी 1 अक्टूबर को 26 साल में जो काम नहीं हुआ हमने वो किया। उसके अलावा पहले भी जो हमने लोगों को इधर से उधर पहुंचाया, चाहे बस के माध्यम से, चाहे जानकारी दी, वो सारा काम इन्फॉर्मेशन चाहे ऑनलाइन दिए, लेकिन जमीनी स्तर पे वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह गए हैं। तो मुझे तो कई बार समझ नहीं आते जमीनी स्तर क्या होता है, ऊपरी स्तर क्या होता है। लोगों की मदद होनी चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से, वो जमीनी स्तर पर ही मदद होती है। तो उसके अलावा हालांकि हम अपनी जो अप्रोच है, हम ऐसा करने प्लान है हमारा थोड़ा, क्योंकि पैसों का संकट आपको पता ही है। उत्तराखंड एक बार जाएंगे तो 10,000 रुपए खर्चा बैठ जाता है। तो और हम बाहर किसी पब्लिक से पैसा लेते नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ पैम्पलेट्स अपने छपवाए हैं, और कुछ स्टिकर्स हमने छपवाए हैं। हम चाहते हैं कि हम जहां भी उत्तराखंड में जाए मीटिंग, हम वीकेंड में प्लान कर रहे हैं कि हम वीकेंड में जाया करें। महीने में 1 वीकेंड हो या 2 वीकेंड हो, कम से कम 2 चक्कर हम लगाएं, एक बार कुमाऊं में, एक बार गढ़वाल की तरफ। तो हमारा ऐसा प्रयास है कि हम इस तरह से जाएं, लोगों को बताएं कि भैया हमारी मुहिम है ग्राउंड लेवल पे। और जो लोग काफी समय से हमसे जुड़े हुए जानते भी हैं, कई लोगों ने मीटिंग के लिए बुलाया, हम चाहते हैं कि वो लोग हमसे मिलें, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, और ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम हो। इसके अलावा हम हमारे जो जैसे मैंने बताया, ब्लॉक लेवल की जो टीम है, ब्लॉक है, फिर जिला है, फिर मंडल है, फिर केंद्रीय टीम है। तो ब्लॉक लेवल की टीम में हमारे सारे के सारे सदस्य जो हैं वो उत्तराखंड में रहने वाले ही लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर है। वहां पर किसी भी तरह की कोई समस्या है वो हमें बताते हैं, हम उसको ऑनलाइन भेजते हैं, या ईमेल करना है, मानवाधिकार आयोग में कंप्लेंट डालनी है, बिजली डिपार्टमेंट में कुछ करना है, क्योंकि वो वहां पर शायद नेटवर्क का इश्यू है, या ईमेल किस तरह से लिखना है, ये चीजें उनको पूरी जानकारी शायद नहीं है, तो उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। जी मैम। जी, हमारे एक फेसबुक यूजर ही हैं, उनका नाम पता नहीं लग रहा, लेकिन उनका कहना है कि बड़े ये जो हम कर रहे हैं वो बड़े जन आंदोलन की हमारे को सख्त जरूरत है। एक तो जो खबर है वो अगर प्रिंट मीडिया में छपेगी तो हमारी जो क्रांति है उसमें सकारात्मक संदेश भी मिलेगा, और लोग भी समझने लगेंगे कि, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ने भी लगेंगे, और साथ साथ हम जो एक मुहिम हमने चलाई है उस पर हमारा साथ भी देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, देखिए प्रिंट मीडिया की जहां हम बात करते हैं, ये प्रिंट मीडिया जो है आजकल सरकार के कंट्रोल में है। एक जिले की खबर एक जिले से दूसरे जिले में जाती नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी खबरें हमारी आई जाती हैं, आपने देखा होगा 2 अक्टूबर वाली भी कई न्यूज़पेपर में आई थी। तो लेकिन ये
अगर अखबार में पढ़ने से लोगों में जागरूकता आ जाती तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता। कल ही मैं बात कर रहा था अपने साथियों से, तो मैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि इतने सारे धर्मगुरु बने हुए हैं, कभी आसाराम बापू जी हो गए, कभी बाबा रामदेव जी हो गए, इसी तरह से बहुत सारे बाबा हैं, और हर धर्म के अंदर कोई ना कोई बाबा बना बैठा है। और वो हमेशा अच्छी बात करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग सुधरे क्या? लोग तो नहीं सुधर रहे ना, किसी के कहने से कोई नहीं सुधरता है। प्रिंट मीडिया में आने से सुधरेगा कोई नहीं। सो सुधार तो अपने से शुरू होगा, अपने अंदर जब तक वो अलख नहीं जगेगी, वो ज्योति नहीं जगेगी, तब तक सुधार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी जी, किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। आज मैं भी बोलता हूँ ऐसा करो वैसा करो, कोई करेगा थोड़ा ना। जितने लोग करेंगे, जहां वो अलग जग जाएगी, जिनको लगेगा हाँ यार यहाँ पे परिवर्तन आ सकता है, वो एक किक चाहिए, किक। जिस दिन वो किक मिल गई, उस दिन परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। जी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसी किक को हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जो हमारा ये जो किक है वो कितने लोगों तक और कब तक पहुंचता है। दिनेश जी, आप अपनी ओर से अगर कोई कुछ टिप्स या कुछ बातें जो रह गई हो, जो मैं ना पूछ पाई हूँ, लेकिन आपके मन में है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था, तो इस तरह की अगर कुछ बातें हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी, मैं बस जाते जाते थोड़ी सी कुछ बात कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक शेर जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि या तो हम फरियाद करें या फिर जरूरत है जंग की, सोचता हूँ कैसे बदलूं तस्वीर उत्तराखंड की। तो हम अपने लोगों को बार बार, जो भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, जरूरी नहीं, आज का टाइम बदल गया है। पहले रोड पे सड़क पे डंडे उठा के मारपीट करके जेल में भर के आंदोलन होता था। आज इस तरह की किसी भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं। मोदी जी जो बीजेपी सरकार आई है केंद्र के अंदर, इन्होंने जगह जगह के हर राज्य में जाके ऐसा कोई बड़ा आंदोलन थोड़ा ना किया। इन्होंने केवल सोशल मीडिया की तरह माध्यम किया और बाकी अपनी रैली करी। कोई जेल भरे ही नहीं, कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। वो किसी टाइम पर उस तरह के बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे अलग राज्य मांगना है, तो उस टाइम पर 1994 हमारे लोगों ने बड़े आंदोलन का कार्य किया। तो या तो हम फरियाद करें या फिर जरूरत है जंग की। तो जंग की आज के टाइम पर हमें उस तरह की जंग की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया इतना अच्छा माध्यम है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सही तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, कोई गैर कानूनी तरीका ना हो, कोई असंवैधानिक तरीका ना हो, अपनी मांग हम उठा सकते हैं। अपने जिन लोगों को हमने नेता बनाया है, हम उनसे मांग खुल के उठा सकते हैं। तुमको नेता हमने बनाया, तुम हमारी मांग क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम तो जनता के लिए नेता बने हो ना, तो ये तो हमारी मांग है, तो क्यों आगे क्यों नहीं उठा रहे हो? प्रतिनिधि हो आप। अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता मांग नहीं उठाता है, तो ऐसे नेता को दोबारा कभी भी राजनीति में, उसको कभी कोई इलेक्शन जीतने का हक ही नहीं है। गांव में जो उसका स्वागत है, उनके नाम से होना चाहिए, मान्यवर आप आइए, बैठिए, चाय पिए और जाइए। और हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं, अगली बार आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो आपको 0 वोट पड़ेंगे। जिस दिन उनके मुंह पे कहने की हिम्मत डाल ली है, ताकत डाल ली हमारे लोगों ने, उस दिन परिवर्तन आ जाएगा, उस दिन बदलाव आ जाएगा। जी, तो ये परिवर्तन हम लोगों को लाना है। जी जी, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको इतना तक पूछना, हाँ जी विधायक जी, क्या हुआ, हमारी मांग उठा रहे कि नहीं हुआ? वही टीम वाली, ये काम हुआ, हाँ ये काम हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसमें कोई डरने, आप सवाल पूछने में कोई आपको मारेगा, जेल नहीं करेगा। आज वो टाइम नहीं है। हमारा हक है, हमारा हक है ये हमारा। जी जी। और जहां लोग एकजुट हो गए, वहां तो सारे नेता हाथ जोड़ते हैं, भैया अगली बार हमें वोट जरूर दे देना। वो हाथ जोड़ेंगे, एकजुट होना है बस। अपनी ताकत, अपनी शक्ति को समझना है, और एक दूसरे की टांग खींचने से बचे। मैं सभी उत्तराखंडियों से निवेदन करूंगा, एक दूसरे की टांग खींचने से बचे। वो ऐसा वो बोलते हैं कि जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग होते हैं, जिनकी सोच बिल्कुल घटिया होती है, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। आपके आसपास आज से सोचना शुरू कर दें कि मेरा आसपास कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो निम्न स्तर का है, अच्छा ये उसकी बुराई करने में लगा हुआ है, ये आदमी ठीक नहीं। हम खुद ऐसे साथी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, उसकी बुराई में। भाई जी, डेवलपमेंट की बात करनी है तो करो, किसी की बुराई मत करो। तो बुराई करने वाला निम्न स्तर का होता है। जो अपने कार्यों पर ध्यान दे, वो एवरेज, जो मीडियम स्तर का है, अच्छा व्यक्ति है, भाई अपने काम पर ध्यान दे रहा है। और जो आइडियाज पे बात करे कि यार हमें उत्तराखंड ऐसे बदलना है, और ऐसे बदलने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूशन प्लान जिसके पास रहेगा, ऐसे लोग जुड़े, उनको ग्रेट माइंड्स बोला जाता है। और हमारे वन्यू की टीम के अंदर आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ग्रेट माइंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें आप भी एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब लास्ट में तो एक यूजर का शायद कोई क्वेश्चन है कि नशा भी काफी हावी हो गया है पहाड़ में, विशेषकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनकी इस हालत को देखकर पता नहीं क्यों ये मेरे दिल में या हर किसी के दिल में ये दर्द क्यों होता है। एक नशा जो है ना, वो हमारे उत्तराखंड में काफी बढ़ चढ़कर हालात हो चुके हैं। तो मैं पिछले साल ऐसे ही दौरे पर था, भ्रमण पर था। दौरा क्या मतलब, ये अपने प्रचार करने में।
तो मैं सोमेश्वर गया था, वहां पर मैंने एक लोगों से, मैं जहां भी जा रहा था पूरा मैंने कालाडूंगी से शुरू किया, कालाडूंगी गया, हल्द्वानी गया, फिर नैनीताल गया, फिर उसके बाद भवाली गया, फिर रानीखेत, फिर अपने क्षेत्र के अंदर द्वाराहाट, फिर उसके बाद सोमेश्वर, काफी लंबा स्ट्रेच हम घूमे। तो मैंने सब जगह एक सवाल किया, मैंने कहा यार सरकारी नौकरी में जो आदमी है क्या वो नशा करके ये बाहर घूमता है, आवारागर्दी करता है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा तो सरकारी आदमी तो मैंने देखा नहीं। हाँ, एक सरकारी आदमी देखा। मैंने कौन? कह रहे पुलिस वाले। पुलिस वाले जो है ये सरकारी नौकरी होने के बावजूद नशा करके सारी जगह घूमते हैं, बाकी मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे गांव के अंदर खुद 3-4 लोग जो है सरकारी नौकरी पर हैं, अगर उनको पीनी भी होगी चुपचाप अपने घर में बैठ के पीएंगे, बाहर नहीं कर रहा। उनको पता है जिस दिन कंप्लेंट होगी सरकारी नौकरी चली जाएगी। तो कहने का मतलब है जिस दिन हमारे लोगों को, एक परिवार से व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, वो जिम्मेदार बन जाएंगे। उनको पता है 10,000 रुपए बैठे बैठे आने, हमें काम करना है। मतलब जो भी बैठे बैठे मतलब हमें जो काम दिया गया है वो काम हमें करना है, चाहे मछली मंगानी है, चाहे खेती करनी है, चाहे मिनरल वाटर के प्लांट पे काम करना, चाहे पत्थर तोड़ने। तो जिस दिन उनको पता लग गया नौकरी हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि उसके नौकरी के टाइम पे, अपॉइंटमेंट के टाइम पर वो सारी चीजें लिखी होती है, अगर आप इस तरीके से पकड़े गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो हमारे लोग खुद ही जिम्मेदार हो जाएंगे, है ना। जो जिम्मेदार व्यक्ति वो इस तरह का काम करेगा नहीं। एक दूसरे तरीके का नशा है जो आजकल जैसे पंजाब के अंदर चल रहा था, उड़ता पंजाब काफी फेमस हुआ। तो इसी तरीके से ये नया नशा जो है ये जबरदस्ती डाला जा रहा है संस्कृति को, हमारे लोगों को बिगाड़ने के लिए। इसके कुछ केस रामनगर और हल्द्वानी में मुझे पता चले हैं, हमारे कुछ साथियों ने बताया। तो ये नशा जो है ये सारी चीज गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपा है, पुलिस वालों से कुछ नहीं छुपा है। जब चाहे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इन पे कंट्रोल कर देंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो हमारी तो एक मांग ये भी है कि मतलब अगर कल को कभी कुछ ऐसा रहा कि सारे पुलिस वालों की सैलरी डबल कर दो, 3 गुना पुलिस स्टाफ कर दो, सारा क्राइम खत्म हो सकता है, अगर तरीके से सरकार काम करे, अधिकारी काम करे तो। जी। और दिनेश जी, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, ये हमारे उत्तराखंडी जो हमारे भाई बहन है, उनको आप अपने तौर से क्या संदेश देना चाहेंगे? और अपनी बात को लास्ट करने के लिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि दिनेश जी बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लिखते भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी संदेश के साथ साथ लास्ट में 2-4 लाइनें जो आपने अभी जस्ट लिखी हैं उससे समापन करें इस प्रोग्राम का। बिल्कुल। तो एक किसी भाई ने लिखा है जनप्रतिनिधि सही नहीं होता तो उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग समाज में होते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो समाज में लोग होते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना। मैं वही कह रहा हूं, जब हमें पता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग हैं, तो उन लोगों को साफ बोलो कि तू गलत काम कर रहा है, उसको बोलो। जब तक हम उसको बोलेंगे चलो हमारा काम तो करवा देता है यार, नेता से हमारा काम हो जाता है। एक दो लोगों जनता ऐसी पड़ी हुई है। तो हमें बार बार एक सवाल पूछो। आज तो हम खुद कह रहे हैं ना, आज पूछो दिनेश बिष्ट से सवाल, आज पूछो वन यूके टीम से सवाल। हम आपके सारे जवानों, सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बिल्कुल तरीके से सारे के सारे सही जवाब ईमानदारी से देंगे, अभी तक देते हुए भी आए हैं। किसी भी तरह का कोई 1% भी ऊपर नीचे कुछ नहीं है। जो मन में है, जो करना है, दूर तक का विजन बता दिया। जो भाई लोग बाद में जुड़े हैं वो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें दोबारा। और मेरा संदेश जो है सभी को यह है कि सबसे पहले अपनी हिस्ट्री जरूर बताएं। सभी माता पिता जिनको पता है अपने उत्तराखंड किस तरह से बना, वो हिस्ट्री जरूर बताएं। अगर हम अपने हिस्ट्री से, अपने रूट से नहीं जुड़े तो सब बर्बाद है। और जो भी लोग उत्तराखंडी हैं, उनके रिश्तेदार कहीं भी रहते हैं, उनको बोलो गांव में आके, क्योंकि हमने देखा कि गांव के लोग जो है, बाहर से जो लोग आते हैं, शहरों से आते हैं, उनको ज्यादा पसंद नहीं करते। ये गलत भावना है। प्लीज उत्तराखंड को बचाना है तो मिलकर काम करना पड़ेगा। एक दूसरे की टांग खींच के, एक दूसरे की बुराई करके कुछ नहीं मिलने वाला। एक दूसरे की बुराई करके हम खुद बुरे बन जाएंगे। तो एक दूसरे का मान सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को इज्जत दें, बिल्कुल बहुत मान सम्मान दें कि आप आइए, आप हमारे साथी हो, भाई बंधु हो, गांव के लोग हो। अब मिलकर हम काम करें, अपना इतिहास बताएं। और एक गांव के, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक गांव के लोग अगर मिलकर बैठ जाएं, हमें अपने गांव को कैसे आगे बढ़ाना है। तो बैम्बू की जैसे मैं बात करता है, बैम्बू मिशन की, तो एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव से, तीसरे गांव से पूरे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में बैम्बू की पूरी खेती हो सकती है। सारे के सारे गांव 3 साल के बाद बैठ के मजे लें, सारे परिवार ऐश करें। तो लेकिन मिलकर काम होगा, सोच समझ के, एक दूसरे पे विश्वास करके, एक दूसरे की टांग खींच के नहीं, यार उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जो भी व्यक्ति आप लोगों के बीच में घुस के बोलता है वो ऐसा हो वैसा, इमीडिएटली समझ जाना ये बीच में कुछ गड़बड़ करने आया है। इमीडिएटली समझ जाना, उसको वहीं पे टोक देना। नहीं, किसी की बुराई करनी है तो नहीं भाई, हमारे साथ मत बैठ। हमारे साथ बैठ रहा है तो केवल विकास की बात होगी, कैसे अपने बच्चों का अपना भविष्य आगे बनाएं, कैसे अपने माता पिता की सेवा करें, कैसे अपने क्षेत्र की, अपने समाज की सेवा करें, और कैसे अपने देश की सेवा करें। इस तरह से ये भाव बिल्कुल साफ सुथरे क्लियर होने चाहिए।
तो जाते जाते जो मैम ने बोला, मैंने एक कविता लिखी थी, आप लोगों ने शायद काफी लोगों ने पढ़ी भी होगी, मैं लिखता रहता हूँ समय पर, जब भी कोई भाव इस तरह से आते हैं। जरूर लिखना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए। जो दिल में आता है अगर उसको हम कागज पे उतारते हैं तो वो काफी अच्छी बात होती है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दिनेश भाई आजकल बहुत सारे गाने आते हैं और उत्तराखंडी लोग गानों में मस्त है। ठीक है, अपनी संस्कृति का बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कुछ गाने इस तरह भी होने चाहिए जो अपने लोगों को जागरूक करे। जिस तरह से हमारा नयन सिंह नहीं जे गाना था, उठा जागा उत्तराखंडियों 100 उठानो भगत है के। जी जी तो जी, इस बहुत तरह से बढ़िया। हमारा हिमालय को ऊंचा डाना तेरो मेरो गाँव, रंगीलो गढ़वाल मेरो छबीलो कुमाऊं। तो जी जी इस टाइप के हमारे गाने हैं, ये हमारे आए दिन आने चाहिए और लोगों को जागरूक करने। खाली हर जगह ठुमका लगाने से, हर जगह मतलब रोमांटिक गाने चलाने से नहीं, कहीं पर वो जी वीर जी, रस वाले गाने आने जागरूक चाहिए। और उत्साह उत्साह बढ़ाते हैं। इस तरीके के जो गीत जी जी जी, होते हैं वो वीर रस उत्साह वाले। बढ़ाते हैं, वही हमें चाहिए। जी जी जी, तो मैं अपनी अपनी जो पोयम है वो सुनाने से पहले एक बस छोटा सा एक 2-4 पंक्तियां और कहना चाहूंगा कि क्यों आज उत्तराखंड लुटने पर भी बवाल नहीं है। आज क्यों आज उत्तराखंड लुटने पर भी बवाल नहीं है, क्यों आज इन नेताओं से एक भी सवाल नहीं है। हमारे लोग सवाल नहीं करते ना। बिल्कुल भी जाओ नहीं। जाके पड़े रहना तुम किसी मुर्दे की तरह, हम समझ लेंगे कि तुम्हारे खून में उबाल नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया, इसीलिए बहुत लिखा बढ़िया। गया है। जी, ये इसलिए लिखा गया है कि हम जिन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो जागरूक नहीं होना चाहते तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि बाबा रामदेव जी भी लगे हुए हैं, इससे पहले आशाराम बापू भी लगे थे, उससे पहले कोई बाबा, कोई तीसरा बाबा, सब लगे पड़े हैं। लोग अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, ये मत करो, लेकिन कोई अच्छे काम करने को तैयार नहीं है। सबके घर में माता पिता बहनें सब बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी सोसाइटी के अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं है। महिलाओं के साथ किस तरह की घटनाएं आए दिन हो वो रही है। हर कोई जी, तो जाते जाते बस मैं इन 4 लाइन में भी आपने काफी कुछ इस तरीके से कहा है। अगर हमारे व्यूवर्स उसको ध्यान से सुनेंगे तो काफी गुड बातें हैं उसमें। जी जी, तो जाते जाते बस मैं अपना ये एक जो पोएम मैंने डाली थी मैं सबको सुनाना चाहूंगा जी कि जी उत्तराखंडियों के रोज आ रहे हैं गीत नए, मस्ती में मैं भी झूम जाना चाहता हूँ। उत्तराखंड के दर्द को लेकिन जो लोगों तक पहुंचा दो, मेरे साथियों ऐसा मैं एक गीत बनाना चाहता हूँ। वाह। तो एक ऐसा गीत मैं बनाना चाहता हूँ, मैं सच में बनाना चाहता हूँ। मैं कुमाऊनी बोल लेता हूँ, लेकिन कुमाऊनी में मैं अपने गीत लिख नहीं पाऊंगा, वो मेरा उतना फ्लुएंसी उस गीत के वाले सेंस में नहीं जो राइमिंग है। इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच। बनाना क्या दिनेश बिस्ट्री जी, आप शुरुआत कर चुके हैं। जी, जो आपने लिखा है काफी सटीक चार लिखा है। आदमी कांधों पर लेकर चले हैं डोली को। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो पिछले 3-4 घटनाएं इस तरह की हुई कि जहाँ पे माता जा रही है और उसके पेट में मतलब प्रेग्नेंट है लेडी, और वो जंगल में ही मर गए या जंगल में जी जी प्रसव हो गया। तो उसको लेके मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब हमारा भारतवर्ष जो है चांद पर पहुंच गया, बड़े बड़ी मिसाइल बना ली, परमाणु बम बना लिए, लेकिन हम एक रोड तक नहीं पहुंचा सके, स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचा सके। जी ऐसे जी सरकार पे, ऐसी व्यवस्था पे शर्म है, धिक्कार है कि जी 4 जी आदमी कांधों पर लेकर चले हैं डोली को। पति देख रहा है मरता गर्भवती हमजोली को। सुविधाओं के अभाव का वो दर्द दिखाना चाहता हूं। मेरे साथियों ऐसा मैं एक गीत बनाना चाहता हूं। चाहता हूँ। क्यों पलायन कर रहे हैं लोग उत्तराखंड बनने के बाद? क्यों, क्या नेता नौकरशाहों ने किया देवभूमि को बर्बाद? जागरूक हों लोग जिससे वो बोल सुनाना चाहता हूं। मेरे साथियों ऐसा मैं एक गीत बनाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। रोजगार और शिक्षा देने का ना सरकारों में जज्बा है। रोजगार शिक्षा तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि जीरो रोजगार लेवल, और जीरो। शिक्षा देने का ना सरकारों में जज्बा है। उत्तराखंड में देखो आज विधर्मियों का कब्जा है। सुनकर हर नौजवान बोले मैं उत्तराखंड बचाना चाहता हूं। मेरे साथियों ऐसा मैं एक गीत बनाना चाहता हूं, गीत में वो दम हो। जी आज जी के लोगों को शायद मेरा ये गीत पसंद ना आए, शायद मैं जो भी बनाऊं, ये तो कविता है कि आज के लोगों को शायद मेरा ये गीत पसंद ना आए, क्योंकि मेरे गीत के भाव शायद मनोरंजन ना दे पाए। मैं मनोरंजन देने की बात नहीं करता, मैं कवि भी वीर रस का हूं। तो आज के लोगों को शायद मेरा ये गीत पसंद ना आए, क्योंकि मेरे गीत के भाव शायद मनोरंजन ना दे पाए। पढ़कर लेकिन कहे कोई मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। मेरे साथियों ऐसा मैं एक गीत बनाना चाहता हूँ। बनाना मेरे चाहता हूँ। साथियों ऐसा मैं एक गीत बनाना चाहता हूँ। बहुत सभी बढ़िया। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा जी, कि आप भी सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े और काफी अच्छी जानकारी है। और कई व्यूवर्स के जो मन में क्वेश्चंस रहे होंगे वो आपने काफी सही ढंग से उनका निवारण किया है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि
जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने खुद से अपने आप को जागरूक होने की कोशिश करें और हमारे साथ जुड़े। मैं ये इसी के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।